मुख्य विषय जिस पर हमने शुरुआत की थी वह धन सृजन के शाश्वत सिद्धांत थे, और फिर हम आंतरिक खुशी और शांति और कल्याण पर थोड़ा सा छू रहे हैं। लेकिन यदि आप चाहें तो मैं सबसे पहले विज्ञान का छात्र और असफल भौतिक विज्ञानी हूँ। मुझे भौतिकी पसंद थी, मैं इसे आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि मैं इसमें महान हो जाऊंगा, और मुझे अधिक प्रौद्योगिकी, जो कि व्यावहारिक विज्ञान है, में खींच लिया गया। फिर भी मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ, मैं इससे आकर्षित रहा हूँ, और मेरे सभी असली नायक वैज्ञानिक हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि विज्ञान वह इंजन है जो मानवता को आगे खींचता है। मैं ऐसे युग में रहने के लिए भाग्यशाली रहा हूँ जहाँ वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी प्रगति संभव नहीं बल्कि अपरिहार्य लगती है। इसलिए हम इस विचार के आदी हो गए हैं कि उत्पादकता वृद्धि स्थिर होने के बारे में तमाम शिकायतों के बावजूद जीवन हमेशा बेहतर होता जाता है। वास्तविकता यह है कि जिसके पास स्मार्टफोन है, या वह कार चलाता है, या यहाँ तक कि एक घर में रहता है, उसने प्रौद्योगिकी को बार बार अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते देखा है। हम इस प्रगति को हल्के में लेते हैं, और यह विज्ञान का धन्यवाद है। मैं विज्ञान के प्रति आकर्षित रहता हूँ, और मेरे लिए विज्ञान सत्य का अध्ययन भी है। हम क्या सच होना जानते हैं? हम कैसे जानते हैं कि कोई चीज सत्य है? और जैसे जैसे मैं बूढ़ा होता जाता हूँ, मैं अपने आप को ऐसी किसी भी चीज पर ध्यान देने में असमर्थ पाता हूँ जो सत्य से जुड़ी नहीं है। तो इस विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला की पृष्ठभूमि यह है कि मुझे लगा कि मैं विज्ञान के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, और विज्ञान के बारे में बहुत कुछ ऐसा था जिसे मैंने मान लिया था, जैसे कि वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है और वैज्ञानिक सिद्धांत कैसे बनते हैं। हम में से अधिकांश के पास इसके बारे में एक स्पष्ट विचार है, और यह कुछ लोगों के विचार से लेकर हो सकता है कि विज्ञान वही है जो वैज्ञानिक करते हैं, जिसमें एक निश्चित समस्या है, जैसे कि एक वैज्ञानिक क्या है। और अन्य लोग सोचते हैं, ठीक है, विज्ञान मिथ्या या परीक्षण योग्य भविष्यवाणियां कर रहा है, और शायद ये इसके करीब है। और फिर कभी कभी लोग कहते हैं, अच्छा, ये एक वैज्ञानिक पद्धति है, और वैज्ञानिक पद्धति क्या है? और फिर वे अपने जूनियर हाई स्कूल रसायन विज्ञान प्रयोग का वर्णन करना शुरू करते हैं, और उसके बाद राह खो देते हैं, विशेष रूप से इन दिनों में जहां हमें कहा जाता है कि हम विज्ञान में विश्वास करते हैं, जो एक विरोधाभास है। लोग विज्ञान का सम्मान करते हैं, लेकिन वे ये नहीं समझते कि विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है, इसका विचार अपहरण किया जा रहा है, कभी कभी अच्छे इरादे वाले लोगों द्वारा जो आपको विज्ञान के बारे में समझाना चाहते हैं, और कभी कभी इतने अच्छे इरादे वाले लोगों द्वारा नहीं जो सिर्फ आपके सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को प्रभावित करना चाहते हैं। मुझे कुछ साल पहले बहुत सुखद आश्चर्य हुआ था जब मैंने एक पुरानी किताब दोबारा खोली थी, जिसे मैंने पढ़ा था, या मैंने सोचा था कि मैंने लगभग एक दशक पहले पढ़ा था, जिसे डेविड डॉयच द्वारा द बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी कहा जाता है। कभी कभी आप कोई किताब पढ़ते हैं और उससे तुरंत फर्क पड़ता है। कभी कभी आप कोई किताब पढ़ते हैं और वह आपको समझ में नहीं आती है, तो आप उसे बाद में सही समय पर पढ़ते हैं और इससे फर्क पड़ता है। इस बार जब मैंने इस पुस्तक को दोबारा खोला और मैंने इसे पहले की तुलना में अधिक ध्यान से पढ़ा, सावधानीपूर्वक, इसे पढ़ने के बजाय इसे पढ़ने के लिए और यह कहने के लिए कि मैंने इसे पढ़ लिया है, मैंने इसे अवधारणाओं और विषयों को समझने के लिए पढ़ा, और हर उस बिंदु पर रुका जहां कुछ नया था। इसने मेरे विश्व दृष्टिकोण को पूरी तरह से सुधारना शुरू कर दिया। इसने मेरे सोचने के तरीके को बदल दिया, और मैं इस किताब को पिछले दशक में शायद एकमात्र किताब होने का श्रेय दूंगा, शायद नसीम तालेब के कुछ कार्यों और शायद एक या दो अन्य बिक्री किताबों को छोड़कर। मुझे लगता है कि इसने मुझे और अधिक स्मार्ट बना दिया है। उन्होंने वस्तुतः उस तरीके का विस्तार किया जैसा मैं सोचता हूँ। उन्होंने न केवल मेरे ज्ञान के भंडार का विस्तार किया, बल्कि मेरे तर्क के भंडार का भी विस्तार किया। लोग मानसिक मॉडल जैसे शब्दों को बहुत बार उछालते हैं, और मुझे लगता है कि अधिकांश मानसिक मॉडल पढ़ने या सोचने या सुनने लायक नहीं है, क्योंकि मुझे वे तुच्छ लगते हैं। हालांकि अनंत की शुरुआत से निकले मानसिक मॉडल परिवर्तनकारी हैं, क्योंकि वे बहुत ही ठोस तरीके से आपके देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल देते हैं कि क्या सच है और क्या नहीं है। कार्ल पॉपर ने यह सिद्धांत दिया कि क्या वैज्ञानिक है और क्या नहीं है, क्या अच्छी व्याख्या है और क्या नहीं है, और डॉयचे जो करता है वह अनंत की शुरुआत में नाटकीय रूप से उस पर विस्तार करता है, लेकिन वह भी इसे नुकसान पहुंचाना है। अनंत की शुरुआत में वह जो कुछ भी कवर करता है उसकी व्यापक प्रकृति अविश्वसनीय है। वह ज्ञान के सिद्धांत से, जो फैंसी शब्द ज्ञान मीमांसा से चलता है, क्वांटम यांत्रिकी और भौतिकी और मल्टीवर्स सिद्धांत, अनंतता और गणित तक, क्या महान है और क्या महान नहीं है, सार्वभौमिक स्पष्टीकरण, गणना के सिद्धांत, सौंदर्य क्या है, राजनीति की कौन सी प्रणालियां बेहतर काम करती हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें की पहुंच तक जाता है। ये सभी लंबी दूरी के दार्शनिक विचार हैं। अनंत की शुरुआत पढ़ने में आसान किताब नहीं है।
कुछ स्तर तक डॉयच अन्य भौतिकविदों के लिए लिखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसके पास एक निश्चित सहकर्मी समूह है जिसका वह सम्मान करता है और जो उसका सम्मान करते हैं, और उन्हें उनसे उनके स्तर पर मिलना होता है, इसलिए उन्हें अन्य भौतिकविदों और दार्शनिकों के लिए लिखना पड़ता है। मैं जो करना चाहता था उसका एक हिस्सा यह था कि मैं पुस्तक में इन सिद्धांतों को समझना चाहता था, सत्यापित करना चाहता था, स्वयं उनकी पुष्टि करना चाहता था या नहीं। मुझे शाही समाज का पुराना आदर्श वाक्य बहुत पसंद है जिसमें वर्मा में नूलियस कहा गया है, जो कहता है कि इसके लिए किसी की बात न माने, दूसरे शब्दों में इसे स्वयं समझें। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप कुछ भी जान सकते हैं। इसलिए मैं अनंत के आरंभ में सिद्धांतों की पुष्टि करना चाहता था या अपने लिए उनका खंडन करना चाहता था। तो ऐसा करने के लिए मैं किताब पढ़ रहा था और दोबारा पढ़ रहा था। मैंने इस पर कुछ ब्लॉग पोस्ट पढ़ना शुरू किया और फिर अंततः मुझे ब्रेट हॉल नाम का एक व्यक्ति ऑनलाइन मिला और मैंने उसका पॉडकास्ट सुनना शुरू कर दिया, जिसे टॉककास्ट कहा जाता था, लेकिन ज्ञान कास्ट के सिद्धांत के लिए टीओके कास्ट। और ब्रेट, मैं आपको अपना परिचय देने जा रहा हूं, लेकिन मैं कहूंगा कि आपके पॉडकास्ट को सुनने से मुझे इनमें से कई सिद्धांतों को स्पष्ट करने में मदद मिली है और मुझे खुशी होगी कि आप मुझसे बात करें ताकि हम दोनों इन विचारों की गहराई, स्पष्टता, पहुंच, महत्व को समझ सकें और फिर उम्मीद है कि कोई और इससे होशियार हो सकता है। नमस्ते नेविल, और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आपने अनंत की शुरुआत के कई दिलचस्प पहलुओं को उठाया है जो मेरा असली जुनून बन गया है। विज्ञान में प्रवेश करने वाले कई लोगों की तरह जब मैं स्कूल में था तो मैंने सोचा, ठीक है, जब मैं विश्वविद्यालय में प्रवेश करूंगा तो मैं एक खगोलशास्त्री बनना चाहता हूं। मैं जाकर भौतिकी की डिग्री लेना चाहता हूं, खगोल विज्ञान की डिग्री लेना चाहता हूं और फिर एक पेशेवर खगोलशास्त्री बनना चाहता हूं। ऐसा तब तक नहीं था जब एक दिन मैं एक किताब की दुकान में था और मुझे द फैब्रिक ऑफ नाम की एक किताब मिली, डेविड डॉयच द्वारा वास्तविकता। मैंने इसे पढ़ना शुरू किया और पहले अध्याय में बताया गया कि मैं अपने जीवन में क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था। ये शब्दों में बयां कर रहा था कि मैंने अपने विश्वविद्यालय के अध्ययन में क्या महसूस किया, जीवन के बारे में मेरा सामान्य दृष्टिकोण क्या था। क्योंकि डेविड ड्यूश कहते हैं, प्राचीन दार्शनिकों ने सोचा था कि उन्हें पूरी दुनिया की समझ मिल सकती है, और फिर बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया, आधुनिक विज्ञान ने ऐसा बना दिया मानो ये एक असंभव परियोजना थी। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप वास्तविकता के बारे में सब कुछ समझ सकें। जानने के लिए बहुत कुछ है। आप संभवतः सब कुछ कैसे जान सकते हैं? डेविड ड्यूश ने द फैब्रिक ऑफ रियलिटी की शुरुआत में यह विचार प्रस्तुत किया है कि आपको हर उस तथ्य को जानने की जरूरत नहीं है जिसे बुनियादी तौर पर हर उस चीज को समझने के लिए जानने की जरूरत है जिसे समझा जा सकता है। वह यही दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे थे। विज्ञान में और विज्ञान के बाहर कुछ मौलिक सिद्धांत हैं और उनके 4 सिद्धांत थे: क्वांटम सिद्धांत, गणना का सिद्धांत, ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत और प्राकृतिक चयन द्वारा विकास। इन सभी ने मिलकर एक विश्व दृष्टिकोण बनाया, एक लेंस जिसके माध्यम से आप कुछ भी समझ सकते थे जिसे समझा जा सकता था। मैंने YouTube पर उनके साथ एक खूबसूरत वीडियो देखा जहां वह वही बातें कह रहे थे, जहां वह कह रहे थे, आपको हर तथ्य को याद रखने और जानने की जरूरत नहीं है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि प्रत्येक कण कहाँ चला गया। लेकिन अगर आप हर चीज के पीछे के गहरे अंतर्निहित सिद्धांतों को समझते हैं तो आप उच्च स्तर पर जानते हैं कि सब कुछ कैसे काम करता है। और यह सब एक ही व्यक्ति, एक ही मस्तिष्क, एक ही इंसान द्वारा समझा जा सकता है। यह किसी के लिए भी सुलभ है और यह आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली विचार है। हमारे पास ऐसी व्याख्याएं हो सकती हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड तक पहुंच सकती हैं, और जिन 4 का आपने उल्लेख किया है उनका अध्ययन करना उचित है। क्वांटम सिद्धांत उनमें से एक है, संगणना का सिद्धांत उनमें से एक और है, विकासवाद का सिद्धांत उनमें से एक और है, और फिर ज्ञान या ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत चौथा है। फैब्रिक ऑफ रियलिटी में उन्होंने इसे इसी तरह प्रस्तुत किया। क्या यह दिलचस्प है कि सापेक्षता वहां नहीं है? वह क्वांटम सिद्धांत को सापेक्षता के सिद्धांत से अधिक गहरा मानते हैं। कुछ बिंदु पर अधिकांश भौतिक विज्ञानी उम्मीद करते हैं कि हम क्वांटम सिद्धांत और सापेक्षता का एकीकरण करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि उस विश्वदृष्टि में हम सापेक्षता को खारिज कर रहे हैं, लेकिन उनका अनुमान है कि क्वांटम सिद्धांत सापेक्षता के सिद्धांत की तुलना में अधिक मूलभूत होगा। मल्टीवर्स का एक स्पेस टाइम होगा, इसलिए उनमें सापेक्षता नहीं दिखती। द बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी मुझे एक किताब के रूप में गोडेल, एस्टर, बाख की सबसे ज्यादा याद दिलाती है क्योंकि यह बहुत व्यापक है। ये कई अलग अलग विषयों के विचारों को एक साथ जोड़ता है।
इसे समझना और पूरी तरह से पालन करना बहुत कठिन है। हर कोई इसे पढ़ने का दावा करता है, लेकिन जहां तक मैं बता सकता हूं, बहुत कम लोग इसे समझते हैं। मुझे ये अनुभव कॉलेज में हुआ जहां मुझे पहली बार गोडेल, एस्टर, बाक मिले। और मुझे याद है कि मैंने इसे अपनी किताबों की शेल्फ पर रख दिया था और मैंने इसे पढ़ना शुरू कर दिया था और मैंने इसे पढ़ना शुरू कर दिया था और मैंने इसे पढ़ना शुरू कर दिया था। और लगभग 1 साल बाद मैं शायद इसके आधे रास्ते पर था और फिर मेरे पास समय ही खत्म हो गया। मेरे पास अन्य चीजें चल रही थी। और मुझे याद है कि मैं कॉलेज में अपने दूसरे दोस्तों के पास जाता था और कहता था, या तो ये एक बेहतरीन किताब है, तुम्हें इसे पढ़ना चाहिए, या मैं कहता, क्या तुमने इसे पढ़ा है? और वे सभी कहेंगे, हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा है। और 1 सप्ताह बाद वे वापस आ गए और कहने लगे, हाँ, मैंने गोडेल, एस्टर, बाक पढ़ा, ये बहुत अच्छा था। और मुझे कॉलेज का सबसे मूर्ख व्यक्ति जैसा महसूस हुआ। और वर्षों बाद ही मुझे एहसास हुआ कि इसे किसी ने नहीं पढ़ा है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आप उन कन्फेशनल बातों पर अधिक आश्वस्त होते जाते हैं, जहां आप या तो कहते हैं, या तो मैंने इसे नहीं पढ़ा, या मैंने इसे लगातार गति से पढ़ा। और जब मुझे कुछ ऐसा मिला जो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं चलता रहा। मैं बहुत बाद में वापस गया और मैं आज भी स्वीकार करता हूं कि मैंने गोडेल, एस्टर, बाक को पूरा नहीं पढ़ा है। लेकिन कम से कम इस बिंदु पर मैं गया और मुझे वे हिस्से मिले जो मेरे लिए सबसे दिलचस्प थे, जो गोडेल हिस्से थे, और जो मेरे लिए उतने दिलचस्प नहीं थे, उन्हें छोड़ दिया, जो बाक हिस्से थे। और मैंने उन्हें पढ़ा और मैंने उन्हें समझने की कोशिश की। अनंत की शुरुआत भी ऐसी ही है। मेरे सामाजिक दायरे में हर किसी के बुकशेल्फ पर यह है। बहुत से लोग इसे पढ़ने का दावा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही इसे पढ़ पाते हैं। और मैं इस बिंदु पर वापस जाता हूं जिसे सबसे पहले इलासर्डस नाम के एक पात्र ने ट्विटर पर स्पष्ट रूप से कहा था, जहां उन्होंने कहा था, मैं सभी किताबें नहीं पढ़ना चाहता, मैं बस सर्वश्रेष्ठ 100 को बार बार पढ़ना चाहता हूं। और मैं कहूंगा कि मैं इस समय एक ऐसे चक्र में फंस गया हूं जहां कम से कम विज्ञान में मैं केवल इन्फिनिटी की शुरुआत और वास्तविकता के ताने बाने को बार बार तब तक पढ़ूंगा जब तक मैं उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं लेता। अगर मैंने उन्हें 20 साल पहले पढ़ा होता, तो मुझे और भी बहुत कुछ पता होता, क्योंकि तब मैंने बाद में पढ़ने के लिए सही किताबें और सही लेखक चुने होते। इसका अनुसरण करना एक कठिन पुस्तक होगी। आपको एक हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक खरीदना चाहिए ताकि आपके पास दोनों हों, और ऑडियो इसे हर संभव तरीके से प्राप्त करें। यदि आप पहली बैठक में ही इसे पार कर लेते हैं और सभी बिंदुओं को गहराई से समझ लेते हैं, तो बधाई हो। लेकिन हम आपके लिए इसे तोड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। अनंत की शुरुआत के साथ अंतर आपको एक विश्वदृष्टि प्राप्त हो रही है। आपको क्वांटम सिद्धांत को समझने के तरीके के बारे में भौतिकविदों से मानक जानकारी नहीं दी जा रही है। आपको दार्शनिकों के ज्ञान को समझने का मानक तरीका नहीं दिया जा रहा है। और निश्चित रूप से आपको गणितज्ञों से गणित को समझने का मानक तरीका नहीं दिया जा रहा है। डॉयच इन सभी क्षेत्रों में योग्य है। वह इन सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं। तो विश्वदृष्टि ही इसके मूल में क्या है? डॉयचे का विश्व दृष्टिकोण यह है कि वास्तविकता समझ में आने योग्य है। समस्याएं सुलझती हैं। ये एक गहन, तर्कसंगत रूप से आशावादी विश्व दृष्टिकोण है। ये अच्छी व्याख्याओं, अच्छी वैज्ञानिक व्याख्याओं और प्रकृति में विश्वास करता है। जब तक हमारे पास ये अच्छी व्याख्याएं हैं, प्रकृति अपरिहार्य है। अच्छी व्याख्याओं की जबरदस्त पहुंच होती है। वे रचनात्मकता के कार्य हैं। मनुष्य समस्या समाधान करता है और सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। सभी पाप और बुराई ज्ञान की कमी के कारण हैं। व्यक्ति निरंतर प्रकृति को लेकर आशावादी रह सकता है। शीर्षक द बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी इसी को संदर्भित करता है। हम प्रकृति की एक अनंत श्रृंखला की शुरुआत में हैं। ये बहुत आशावादी दृष्टिकोण है। इसका मानना है कि हम ब्रह्मांड में घर पर हैं। ब्रह्मांड हमारे लिए सीखने और दोहन करने के लिए एक संसाधन है। वह भौतिक संपदा भौतिक परिवर्तनों का एक समूह है जिसे हम प्रभावित कर सकते हैं। वह सब कुछ जो भौतिकी के नियमों द्वारा निषिद्ध नहीं है, अंततः ज्ञान और ज्ञान सृजन के माध्यम से संभव है। वह इस बारे में भी बात करते हैं कि मनुष्य कैसे सार्वभौमिक व्याख्याकार हैं। जो कुछ भी जाना और समझा जा सकता है, वह मानव प्रणाली की गणना शक्ति में मनुष्य द्वारा जाना और समझा जा सकता है। ये सब जानने योग्य है। ये सब मनुष्य द्वारा जानने योग्य है। हम अनंत ज्ञान की शुरुआत हैं।
और जैसे जैसे हम अच्छी व्याख्याओं का उपयोग करके चीजों को समझते हैं और हम नए सिद्धांत बनाते हैं जो लगातार नष्ट हो रहे हैं और बेहतर लोगों द्वारा प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं, कोई अंतिम बिंदु नजर नहीं आता, कोई पूर्णता नहीं है। हर सिद्धांत को गलत ठहराया और सुधारा जा सकता है। हम वह सब कुछ करने में सक्षम होने की राह पर हैं जो भौतिकी के नियमों द्वारा निषिद्ध नहीं है। जो परिवर्तन करता है वह ज्ञान है। हम कुछ कच्चा माल ले सकते हैं जिसका कोई विशेष उपयोग नहीं था और उस कच्चे माल के भीतर हमें यूरेनियम नाभिक मिल सकता है जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में ऊर्जा या बम बनाने के लिए किया जा सकता है। हम पृथ्वी के लगभग पूरे भूवैज्ञानिक अस्तित्व के भीतर कुछ ऐसा पा सकते हैं जो वहीं पर मौजूद था। लोग ब्रह्मांड के भीतर ऐसी संस्थाएं हैं जो स्पष्टीकरण बनाते हैं, वे ये समझाने में सक्षम हैं कि कच्चे माल को किस रूप में बदला जा सकता है। अब वे इन कच्चे माल को किस में बदल रहे हैं? सभ्यता। ज्ञान का सृजन करने वाले लोग वस्तुतः प्रकृति की शक्ति बन जाते हैं। यदि हम किसी आकाशगंगा के आकार या तारे के आकार जैसी किसी चीज की व्याख्या करना चाहते हैं तो कोई भी खगोलशास्त्री आपको भौतिकी के ज्ञात नियमों के आधार पर एक कहानी देगा कि कैसे गुरुत्वाकर्षण चीजों को गोले में खींच लेगा, कैसे थर्मोडायनामिक्स के नियम कुछ प्रकार की गैसों को गर्म करने और विस्तारित करने का कारण बनेंगे। भौतिकी के सभी ज्ञात नियम यह समझाने के लिए पर्याप्त हैं कि हम ब्रह्मांड में क्या देखते हैं, लेकिन अकेले भौतिकी के नियम मैनहट्टन की उपस्थिति की व्याख्या करने में सक्षम नहीं होंगे। आपको केवल भौतिकी के मूलभूत नियमों के अलावा अन्य चीजों का भी आह्वान करना होगा। आपको लोगों के अस्तित्व और दुनिया को वैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनीतिक रूप से समझाने की उनकी क्षमता का आह्वान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सभी चीजें एक साथ आकर बताएंगी कि हमारे पास मैनहट्टन में गगनचुंबी इमारतों जैसी कुछ संरचनाएं क्यों हैं। ये एक गहन विचार है। ये एक ऐसा विचार है जिसे वैज्ञानिकों ने नजरअंदाज कर दिया है, जिनमें से कई के पास इस बारे में न्यूनतावादी विचार है कि हम अपने पर्यावरण में जो देखते हैं उसे कैसे समझाया जाए। वे केवल उन प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करना चाहेंगे जो हमारे पर्यावरण में हैं। बेशक हर कोई जानना चाहता है कि प्रकृति के नियम कैसे काम करते हैं, लेकिन अगर हम यह समझना चाहते हैं कि ब्रह्मांड इस बिंदु से आगे, चाहे वह स्थानीय रूप से हमारे अपने ग्रह पर हो, अंततः सौरमंडल, अंततः आकाशगंगा, समय के साथ कैसे विकसित होगा, हमें उस ज्ञान के बारे में बात करनी होगी जो लोग बनाते हैं और उन विकल्पों के बारे में जो वे भविष्य में चुनने जा रहे हैं। ये ब्रह्मांड में लोगों के स्थान का एक अलग दृष्टिकोण है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, लोग कुछ खास नहीं होते। लोग एक बहुत ही विशिष्ट ग्रह पर रासायनिक मैल हैं जो एक बहुत ही विशिष्ट आकाशगंगा के बाहरी उपग्रह में एक औसत तारे की परिक्रमा करते हैं जो ब्रह्मांड में सैकड़ों अरबों आकाशगंगाओं में से एक है। लोग क्या हैं और पृथ्वी ग्रह क्या है, इसकी यह दृष्टि एक तुच्छ अर्थ में सच है, लेकिन यह इस बात को भूल जाती है कि लोग एक प्रकार का केंद्र हैं। जहां तक हम जानते हैं, ब्रह्मांड में हम ही एकमात्र स्थान है जो ज्ञान का सृजन कर रहे हैं। ज्ञान की एक खुली धारा जो शेष वास्तविकता को बदल सकती है। जिस तरह गुरुत्वाकर्षण उस आकाशगंगा को एक विशेष आकार में खींचने में सक्षम है, उसी तरह भविष्य में ज्ञान ग्रह, सौर मंडल और अंततः आकाशगंगा को आकार देने में सक्षम होगा। हम अपने आसपास जो कुछ भी देख सकते हैं उस पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि भौतिकी के नियम, रसायन विज्ञान के नियम या यहाँ तक कि जीव विज्ञान के नियम यह भविष्यवाणी कर सके कि भविष्य में क्या होने वाला है। भविष्य में ज्ञान की वृद्धि की भविष्यवाणी करने का प्रयास असंभव है। ये ज्ञान की प्रकृति है, क्योंकि ज्ञान सृजन वास्तव में सृजन का एक कार्य है। यह कुछ ऐसी चीज को अस्तित्व में ला रहा है जो पहले नहीं थी। यदि आप इसकी भविष्यवाणी कर सकते तो आपने पहले ही इसका आविष्कार कर लिया होता। हमारे बहुत से गहरे निराशावादी विश्व दृष्टिकोण सकारात्मक प्रवृत्तियों की अनदेखी करते हुए नकारात्मक प्रवृत्तियों के एक सीधी रेखा रेखीय एक्सट्रपलेशन से आते हैं, और सकारात्मक रुझान अधिकतर रचनात्मकता और ज्ञान सृजन के माध्यम से आते हैं, और यह स्वाभाविक रूप से अप्रत्याशित है। इसलिए हर पीढ़ी में ये विनाशक और कैसेंड्रा आधुनिक माल्थसियन होते हैं जो कहते हैं कि इस प्रक्षेपवक्र पर हम सभी मरने वाले हैं। वे उसी कारण से बहुत लोकप्रिय हैं जिस कारण ज़ोंबी फिल्में और पिशाच फिल्में लोकप्रिय हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि वे ये अनुमान नहीं लगा सकते कि हम भविष्य में क्या करने जा रहे हैं जिससे हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और हमें अपरिहार्य बर्बादी से बचाया जा सकेगा। मूल्य ज्ञान में है और ज्ञान पर्यवेक्षक और निर्माता, दूसरे शब्दों में मानव के अंदर है। ये चीज के अंदर ही नहीं है। उदाहरण के लिए,
तेल तब तक बेकार है जब तक आप यह नहीं जानते कि इसे कैसे परिष्कृत किया जाए, जलाया जाए और दहन के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाए। जानकारी तब तक बेकार है जब तक उसे प्राप्त करने के लिए मस्तिष्क न हो। बाहरी अंतरिक्ष में अंग्रेजी प्रसारित करने वाला एक सिग्नल हो सकता है, लेकिन अगर कोई प्राणी यह समझने में सक्षम नहीं है कि वह भाषा क्या है, ये कैसे काम करती है और इसे कौन व्यक्त कर रहा है, तो ये केवल संशोधित विद्युत चुंबकीय आवृत्तियां हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। इसलिए बहुत सारी जानकारी और बहुत सारा मूल्य एक विशेष ज्ञान धारण करने वाली इकाई के भीतर है। जैसे जैसे विज्ञान अपनी पहुंच बढ़ाता है, हम एक बहुत ही कम करने वाले विज्ञान तक पहुंच गए हैं, जहां हम चीजों को छोटे और छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और फिर हम उसके आधार पर चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। और विज्ञान में एक विपरीत प्रवृत्ति है जो जटिलता सिद्धांत है, जहां हम उभरते गुणों और उच्च स्तरीय प्रणालियों के बारे में बात करते हैं, जहां हम अब प्रणालियों को देखना शुरू कर रहे हैं क्योंकि वे सूक्ष्म स्तर पर अराजक और अप्रत्याशित रूप से काम करते हैं, लेकिन वृहद स्तर पर हम उनके बारे में कुछ निश्चित बयान दे सकते हैं जिनमें व्याख्यात्मक शक्ति होती है। इसलिए मनुष्य चीजों को समझने की हमारी क्षमता में अद्वितीय है। एक वाक्यांश है जिसे आप ब्रेट और मैं दोनों बार बार सुनेंगे और वह वाक्यांश अच्छी व्याख्या है। वैज्ञानिक पद्धति पर डोइचे का सुधार एक अच्छी व्याख्या है। साथ ही यह विज्ञान से भी परे है। यह सिर्फ विज्ञान में ही सच नहीं है, बल्कि पूरे जीवन में हम जीवन के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं और हम अच्छी व्याख्याएं बनाकर इसे सफलतापूर्वक करते हैं। यदि आप और कुछ नहीं हटाते हैं तो कोशिश करें और समझें कि एक अच्छी व्याख्या क्या है। एक अच्छी व्याख्या सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाणनीय / मिथ्याकरणीय है। ये सच है या नहीं ये देखने के लिए आप वास्तविक दुनिया में कुछ प्रयोग चला सकते हैं। उससे पीछे हटते हुए ये एक रचनात्मक व्याख्या है। ये वास्तविक दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसे देखता है और कहता है यही कारण है कि ऐसा हो रहा है। ये एक रचनात्मक छलांग है जो कहती है कि यह चीज कैसे काम करती है, इसकी अंतर्निहित व्याख्या है। उदाहरण के लिए, जब मैं अपने छोटे बच्चों से बात करता हूँ और हम बाहर सूर्यास्त देख रहे होते हैं, मैं उनसे कहता रहता हूँ, क्या सूरज डूब रहा है? क्या सूरज कहीं जा रहा है? क्या सूर्य घूम रहा है? या शायद हम आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह से चल रहे हैं कि ऐसा लगे कि सूरज डूब रहा है। कौन सा उचित स्पष्टीकरण है? क्योंकि इसे भोलेपन से देखने पर आप सोचेंगे कि सूरज आकाश में तेजी से घूम रहा है और सूरज फिर से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। लेकिन यह एकमात्र स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है। ये एक पूरी तरह से रचनात्मक व्याख्या है जो सूर्य की गति के स्पष्ट अवलोकन के सामने उड़ती हुई प्रतीत होती है, लेकिन यह तथ्यों पर भी फिट बैठ सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ रचनात्मकता की आवश्यकता है और वह रचनात्मक व्याख्या यह है कि पृथ्वी घूम रही है। अच्छी व्याख्याओं का स्पष्ट होना जरूरी नहीं है। वे केवल अतीत में जो हुआ उसे देखने से प्राप्त नहीं हुए हैं, बल्कि वे परीक्षण योग्य हैं। ऐसे प्रयोग हैं जिन्हें हम यह पता लगाने के लिए चला सकते हैं कि क्या यह सूर्य है जो पृथ्वी के चारों ओर बढ़ रहा है या यह पृथ्वी घूम रही है। ब्रेट, क्या आप कहेंगे कि एक वैज्ञानिक सिद्धांत एक अच्छी व्याख्या का एक उपसमूह है? हाँ, वे परीक्षण योग्य प्रकार की अच्छी व्याख्याएं हैं। मिथ्या सिद्ध सिद्धांत वास्तव में 1 दर्जन से भी अधिक हैं। ये आपको दिए जा रहे स्पष्टीकरण की गुणवत्ता के बारे में कुछ नहीं बताता है। वास्तविकता के ताने बाने में जिस उदाहरण का उपयोग किया गया है वह सामान्य सर्दी के लिए घास का इलाज है। यदि कोई आपके पास आए और कहे यदि आप 0 किलोग्राम घास खाएंगे तो इससे आपकी सामान्य सर्दी ठीक हो जाएगी, उनके पास एक परीक्षण योग्य सिद्धांत है। समस्या यह है कि किसी को इसका परीक्षण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको यह स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि वह कौन सी व्यवस्था है जो घास से सामान्य सर्दी को ठीक करने में सक्षम होगी। यदि आप 0 किलोग्राम घास खाते हैं और इससे आपकी सर्दी ठीक नहीं होती है तो वे पलट कर कह सकते हैं 1 किलोग्राम यह कर सकता है। ठीक है, या तो आपको एक अलग प्रकार की घास की जरूरत है या आपको इसे हमेशा एक अलग दिन पर करने की जरूरत है। यह हमेशा परीक्षण योग्य है, लेकिन आप कहीं नहीं पहुंच रहे हैं, आप कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अच्छी व्याख्या के दूसरे भाग में बदलाव करना कठिन है। ये बहुत सटीक होना चाहिए और सटीकता के लिए एक अच्छा कारण होना चाहिए। इन्फिनिटी की शुरुआत में उन्होंने जो प्रसिद्ध उदाहरण इस्तेमाल किया वह यह है कि हमारी पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों हैं, और पुरानी ग्रीक व्याख्या थी
खैर यह वसंत की देवी परसेफोन द्वारा संचालित है, तभी वह पाताल लोक छोड़ सकती है और इस पूरे सिद्धांत में देवी देवता शामिल हैं। न केवल यह आसानी से परीक्षण योग्य नहीं था, बल्कि इसमें बदलाव करना भी बहुत आसान था। परसेफोन नाइके हो सकता था और हेडिस बृहस्पति या ज्यूस हो सकता था। भविष्यवाणियों को बदले बिना उस स्पष्टीकरण को बदलना बहुत आसान है। जबकि यदि आप अक्ष झुकाव सिद्धांत को देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष 23 डिग्री पर झुकी हुई है और इसलिए सर्दियों में सूर्य के इधर और गर्मियों में उधर उगने की उम्मीद करेगी, तो इस पर तथ्यों में अंतर करना बहुत कठिन है। ये जोखिम भरी और संकीर्ण भविष्यवाणियां करता है। ये विभिन्न अक्षांशों पर गर्मी और सर्दी की सटीक लंबाई की भविष्यवाणी कर सकता है और आप इसका सटीक परीक्षण कर सकते हैं। इसलिए ये एक रचनात्मक सिद्धांत होने से परे है जो परीक्षण योग्य और मिथ्याकरणीय है। उस सिद्धांत को अनिवार्य रूप से नष्ट किए बिना उस सिद्धांत के टुकड़ों को अलग करना कठिन होना चाहिए, और आप निश्चित रूप से इस तथ्य के बाद इसमें बदलाव नहीं करना चाहेंगे, जैसे कि आपके घास का उदाहरण। ओ, यह 1 किलोग्राम था, अब ये 1 है, अब ये 1-2 है। अंत में ये जो भविष्यवाणियां करता है वो बहुत संकीर्ण और सटीक होनी चाहिए और वे जोखिम भरी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं सापेक्षता में विश्वास करता हूं। क्या वह एडिंगटन थे जिन्होंने प्रयोग किया और दिखाया कि तारे का प्रकाश ग्रहण के चारों ओर मुड़ जाता है? और वह भविष्यवाणी आइंस्टीन ने सापेक्षता में की थी जो सच साबित हुई। ये एक जोखिम भरी भविष्यवाणी थी जिसकी पुष्टि करने में काफी समय लगा। ये उस चीज का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसे महत्वपूर्ण परीक्षण कहा जाता है, जो कि विज्ञान के बारे में शिखर की तरह है। यदि हम एक परीक्षण करते हैं और यह हमारे पास मौजूद किसी विशेष सिद्धांत से सहमत नहीं है, तो यह समस्याग्रस्त है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह सिद्धांत का खंडन करता है, क्योंकि यदि आपको अपने पास मौजूद एकमात्र सिद्धांत का खंडन करना है, तो आप कहां पहुंच जाएंगे? आपके पास कोई विकल्प नहीं है। यदि हमें कल कोई वैज्ञानिक परीक्षण करना हो और वह सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत से असंगत हो, तो क्या होगा? सामान्य सापेक्षता का कोई विकल्प नहीं है। वास्तव में जब पिछले कुछ वर्षों में ऐसे प्रयोग हुए हैं जो सामान्य सापेक्षता के साथ असंगत प्रतीत होते हैं, तो क्या अनुमान लगाएं? वे सभी दोषपूर्ण निकले हैं। यदि आपको यह चुनना है कि आपके परीक्षण में सामान्य सापेक्षता का खंडन किया गया है या नहीं, या आपका परीक्षण त्रुटिपूर्ण है, तो इस तथ्य के साथ जाएं कि आपका परीक्षण त्रुटिपूर्ण है। एडिंगटन के प्रयोग के मामले में गुरुत्वाकर्षण क्या है, इसके लिए हमारे पास 2 व्यवहार्य सिद्धांत थे। हमारे पास एक और न्यूटन का सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था और दूसरी ओर हमारे पास आइंस्टीन का सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत था। इस प्रयोग में आपने बताया कि सूर्य ग्रहण के दौरान प्रकाश कितना मुड़ा हुआ था। जो हुआ उसका वर्णन करने का सही तरीका यह नहीं है कि हमने दिखाया कि सामान्य सापेक्षता कुछ अंतिम अर्थों में सही थी, बल्कि हमने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का खंडन किया। न्यूटन के सिद्धांत को खारिज कर दिया गया क्योंकि यह परीक्षण के साथ असंगत था, जबकि सामान्य सापेक्षता परीक्षण के अनुरूप थी। इसका मतलब यह नहीं है कि सामान्य सापेक्षता विज्ञान में अंतिम शब्द है। इसका मतलब यह है कि यह अब तक हमारे पास सबसे अच्छा सिद्धांत है, और ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण हम सोच सकते हैं कि सामान्य सापेक्षता अंततः गलत निकलेगी। हमारे पास कभी अंतिम शब्द नहीं होता, और यह अच्छी बात है। यह वास्तव में एक सकारात्मक, आशावादी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम सुधार करते रह सकते हैं, हम प्रगति करते रह सकते हैं और हम नई चीजों की खोज करते रह सकते हैं। विज्ञान का कोई अंत नहीं है। यह लंबे समय से सोचा जाने वाला विचार है कि कई लोगों को डर है कि एक दिन प्रगति रुक जाएगी, विज्ञान समाप्त हो जाएगा, जबकि वास्तव में हम अनंत की शुरुआत में हैं और हम हमेशा अनंत की शुरुआत में रहेंगे, क्योंकि हम अपने विचारों में सुधार कर सकते हैं, क्योंकि हम पतनशील इंसान हैं। इसलिए हमारा कोई भी सिद्धांत पूर्ण नहीं है, क्योंकि हम नहीं हैं, और हमारी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम ज्ञान का सृजन करते हैं वह भी पूर्ण नहीं है। ये त्रुटि प्रवण है। https:// द्वारा प्रतिलेखित। 2 अन्य वैज्ञानिक विचारक हैं जो मुझे पसंद हैं, जो डेविड ड्यूश से असंबंधित हैं, लेकिन बहुत समान निष्कर्षों पर आते हैं। एक है नसीम तालिब, जिन्होंने काले हंस के विचार को लोकप्रिय बनाया, जिसके अनुसार सफेद हंसों की कोई भी संख्या काले हंस के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं करती। आप कभी भी निर्णायक रूप से यह नहीं कह सकते कि सभी हंस सफेद हैं।
आप कभी भी अंतिम सत्य स्थापित नहीं कर सकते। आप बस इतना कर सकते हैं कि आज आपके पास मौजूद सबसे अच्छे स्पष्टीकरण के साथ काम करें, जो अभी भी अज्ञानता से बेहतर है, कहीं बेहतर है, लेकिन किसी भी समय एक काला हंस आ सकता है और आपके सिद्धांत को गलत साबित कर सकता है, और फिर आपको एक बेहतर स्पष्टीकरण ढूंढना होगा। दूसरा साथी जो मुझे आकर्षक लगता है वह है ग्रेगरी चैटन। वह एक गणितज्ञ हैं जो बहुत हद तक कर्ट गोडेल की शैली में है, जहां वह गणित में जो संभव है उसकी सीमाओं और सीमाओं का पता लगाने की कोशिश करता है। उनके द्वारा कही गई बातों में से एक यह है कि गोडेल की अपूर्णता प्रमेय यह नहीं कहती है कि गणित कबाड़ है। ये निराशा का कारण नहीं है। गोडेल की अपूर्णता प्रमेय कहती है कि गणित सहित कोई भी औपचारिक प्रणाली पूर्ण और सही दोनों नहीं हो सकती है। या तो ऐसे कथन हैं जो सत्य हैं जिन्हें सिस्टम में सत्य साबित नहीं किया जा सकता है, या सिस्टम के अंदर कहीं कोई विरोधाभास होगा। तो यह उन गणितज्ञों के लिए निराशा का कारण हो सकता है जो गणित को एक अमूर्त, परिपूर्ण, पूरी तरह से आत्मनिर्भर चीज के रूप में देखते हैं। लेकिन चैतीन का तर्क है कि वास्तव में ये गणित में रचनात्मकता के लिए द्वार खोलता है। इसका मतलब यह है कि गणित में भी आप किसी चीज को गलत साबित करने और फिर उसके लिए बेहतर स्पष्टीकरण ढूंढने से हमेशा एक कदम दूर रहते हैं। ये मनुष्यों और उनकी रचनात्मकता तथा अच्छी व्याख्याएं ढूंढने की उनकी क्षमता को इसके मूल में रखता है। कुछ गहरे स्तर पर गणित अभी भी एक कला है। गणित से बहुत उपयोगी चीजें निकलती हैं और आप अभी भी ज्ञान की इमारत बना रहे हैं। लेकिन निर्णायक, स्थापित सत्य जैसी कोई चीज नहीं है। कोई स्थापित विज्ञान नहीं है। कोई तयशुदा गणित नहीं है। ऐसी अच्छी व्याख्याएं हैं जिन्हें समय के साथ और अधिक अच्छी व्याख्याओं से बदल दिया जाएगा, जो दुनिया के बारे में और अधिक समझाती हैं। ये एक ऐसी चीज है जो हमें किसी भी अन्य चीज से ज्यादा अपनी स्कूली शिक्षा से विरासत में मिलती है। ये हमारी अकादमिक संस्कृति का हिस्सा है और व्यापक संस्कृति में भी पनपता है। लोगों का यह विचार है कि गणित ज्ञान का वह प्राचीन क्षेत्र है जहां जो सच साबित हुआ है वह निश्चित रूप से सच है। फिर आपके पास विज्ञान है जो आपको निश्चित सत्य नहीं देता है, लेकिन आप जो खोजते हैं उस पर आप अत्यधिक आश्वस्त हो सकते हैं। आप यह पुष्टि करने के लिए प्रयोगों का उपयोग कर सकते हैं कि आप जो कह रहे हैं वह सही प्रतीत होता है, लेकिन आप गलत भी हो सकते हैं। और फिर निसंदेह दर्शन भी है जो केवल राय का विषय है। यह वह पदानुक्रम है जो कुछ लोगों को स्कूल से विरासत में मिलता है। गणित निश्चित है, विज्ञान लगभग निश्चित है, और बाकी सब कुछ कमोबेश राय का विषय है। इसे ही डोइचे गणितज्ञों की गलतफहमी कहते हैं। वह यह है कि गणितज्ञों के पास यह समझने का सहज तरीका है कि उनका प्रमाण, उनका प्रमेय जिस तक वे प्रमाण की इस पद्धति से पहुंचे हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से सत्य है। वास्तव में यह विषय वस्तु और विषय वस्तु के बारे में हमारे ज्ञान के बीच एक भ्रम है। अगर मैं जल्दी से इसकी तुलना भौतिकी से कर सकूं, तो हमारे पास इस डोमेन को कण भौतिकी कहा जाता है, और कण भौतिकी में हमारे पास मौजूद सबसे गहरे सिद्धांत को मानक मॉडल कहा जाता है, जो सभी अलग अलग मौलिक कणों का वर्णन करता है और इन मौलिक कणों के बीच की बातचीत, उनके बीच मौजूद बल और गेज बोसोन, जो इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कणों के बीच बल में मध्यस्थता करते हैं। अब पदार्थ किससे बना है? हम कहेंगे कि पदार्थ इन कणों से बना है। ये कण भौतिकी के मानक मॉडल द्वारा वर्णित हैं। लेकिन क्या यह इस तथ्य को खारिज करता है कि ये मूलभूत कण स्वयं भी छोटे कणों से मिलकर बने हो सकते हैं? हमारे पास स्ट्रिंग सिद्धांत का यह विचार है। तो सबसे मौलिक कण क्या है, और वास्तव में सबसे मौलिक कण क्या है, इसके बारे में हमारा ज्ञान अलग है। गणित में भी डोइचे बताते हैं कि गणित एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम जो उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं वह आवश्यक सत्य है। गणित की विषय वस्तु आवश्यक सत्य है, उसी तरह जैसे कण भौतिकी की विषय वस्तु मूलभूत कण है। लेकिन क्योंकि मौलिक कण भौतिकी की विषय वस्तु मौलिक कण है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप वास्तव में मौलिक कण पाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको सबसे छोटे कण मिल गए हैं जिन्हें आपके सबसे बड़े कण त्वरक हल करने में सक्षम हैं। लेकिन यदि आपके पास इससे भी बड़ा कण त्वरक हो, तो आप उन कणों के भीतर कण पा सकते हैं। वैसे यह कण भौतिकी का इतिहास रहा है। हम सोचते थे कि परमाणु मौलिक थे। फिर निस्संदेह हमने पाया कि उनमें नाभिक और इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें पता चला कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर हमने पाया कि वे क्वार्क से बने थे। और अभी हम यहीं पर हैं। हम उस बिंदु पर हैं जहां हम कहते हैं कि क्वार्क मौलिक हैं और इलेक्ट्रॉन मौलिक हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कण भौतिकी को अभी समाप्त कर देंगे।
हमें उन छोटे कणों के अंदर क्या हो सकता है इसके बारे में और सिद्धांतों की आवश्यकता है। गणित से इसकी तुलना करने पर यदि आवश्यक सत्य गणित का विषय है तो उस आवश्यक सत्य का हमारा ज्ञान गणितज्ञों में लगा हुआ है। वे आवश्यक सत्य के बारे में ज्ञान पैदा करने में लगे हुए हैं। और क्योंकि एक गणितज्ञ के पास एक मस्तिष्क होता है जो एक भौतिक वस्तु है और सभी भौतिक वस्तुएं थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम के माध्यम से गिरावट की त्रुटियां करने के अधीन हैं या बस सामान्य मानसिक गलतियां और त्रुटियां हैं जो कोई भी इंसान करता है, एक गणितज्ञ किसी अन्य की तरह ही गलत है। फिर वे आखिरकार क्या साबित कर सकते हैं? एक त्रुटि हो तो अगर मैं इस बात को समझूं तो गणित भी त्रुटि करने में सक्षम है, क्योंकि गणित एक रचनात्मक कार्य है। हमारा कभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। हो सकता है कि आपकी उक्ति में कहीं न कहीं गलती हो गई हो। अंततः गणित भी एक रचनात्मक कार्य है और इसमें त्रुटियां हो सकती हैं। ज्ञान अनुमानित है, इसका अंदाजा हमेशा लगाया जाता रहा है। यह किसी भी समय में हमारी सबसे अच्छी समझ है। आपका यह कहना सही है कि सूक्तियां गलत हो सकती हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि एक स्वयंसिद्ध गलत है? परंपरागत रूप से इसका उत्तर यह है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से मामला है। आप यह कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि x और 0 का योग x के बराबर होना चाहिए? खैर, आपको बस यह स्वीकार करना होगा कि यह सच है। लेकिन उदाहरण के लिए, अगर हम यूक्लिड के तत्वों जैसे किसी चीज पर विचार करते हैं तो कागज के एक टुकड़े पर दो बिंदु बनाएं। अब उन दो बिंदुओं के माध्यम से एक अनोखी सीधी रेखा खींची जा सकती है। इसे सदियों से सच माना जाता रहा है। जब सुनने वाला कोई भी व्यक्ति स्वयं इस प्रयोग को आजमाना चाहता होगा, कागज का एक टुकड़ा लें, एक पेन लें, कागज के टुकड़े पर दो बिंदु बनाएं। अब आप उन दो बिंदुओं के माध्यम से कितनी अनोखी सीधी रेखाएं खींच सकते हैं? ये आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि ऐसी केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। हालांकि अब हम जानते हैं कि यह झूठ है। मैं बस ये चाहता हूं कि आप उस कागज के टुकड़े को घूरते हुए प्रतिबिंबित करें जिसके माध्यम से केवल एक सीधी रेखा खींची जा रही है। आप में निश्चितता की भावना है। आप पूर्णतः आश्वस्त हैं कि आप गलत नहीं हैं। ये भावना ऐसी चीज है जिस पर हमें हमेशा संदेह करना चाहिए, क्योंकि जब लोग बिल्कुल निश्चित होते हैं, यहाँ तक कि गणित जैसे स्पष्ट रूप से निश्चितता से भरे डोमेन में भी, तो उन्हें गलत दिखाया गया है। तो हम कैसे दिखा सकते हैं कि यह गलत है? आप यही करते हैं। और आप सोच सकते हैं कि मैं धोखा दे रहा हूं, लेकिन फिर आपको इस पर विचार करना होगा कि क्या आप समझ गए थे कि मैं क्या कह रहा था जब मैंने पहली बार आपको इन दो बिंदुओं के माध्यम से एक अनोखी सीधी रेखा खींचने के लिए कहा था। यही वह है जो मैं चाहता हूं कि आप करें। कागज के टुकड़े को मोड़ें। 3 आयामों में सोचें। यदि आपके पास बास्केटबॉल है तो कागज के टुकड़े को उसके चारों ओर लपेटें। अब उन तरीकों पर विचार करें जिनसे आप उन दो बिंदुओं के माध्यम से एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। आप अपनी कलम से उन बिंदुओं में से एक के माध्यम से एक छेद कर सकते हैं और इसे दूसरी तरफ से दूसरे छेद के माध्यम से बाहर धकेल सकते हैं, और अब आपके पास एक अलग सीधी रेखा है। आपके पास वह सीधी रेखा है जो आपकी कलम से खींची गई है, और आपके पास एक सीधी रेखा है जो वस्तुतः आपकी कलम है जिसे इन दो बिंदुओं के माध्यम से धकेला गया है। तो आपकी पूर्ण निश्चितता की प्रारंभिक भावना कि इन दो बिंदुओं के माध्यम से केवल एक अनोखी रेखा खींची जा सकती है, गलत है। और आप सोच रहे होंगे यह अनुचित है, यह धोखा है। आप 2 आयामों में सोच रहे थे। नहीं, आप 2 आयामों में सोच रहे थे। मैं नहीं था। मैं उससे भी अधिक आयामों में सोच रहा था। कार्ल पॉपर की यह अद्भुत कहावत है, इस तरह से बोलना असंभव है कि आपको गलत नहीं समझा जा सके। ऐसा हमेशा होता है। इसलिए गणित में भी, जहां हम यथासंभव सटीक होने का प्रयास करते हैं, लोगों के लिए गलतियां करना, गलत धारणाएं सोचना संभव है कि वे किस तर्क को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे यूक्लिडियन ज्यामिति का यह विशेष उदाहरण, क्योंकि ज्यामिति पारंपरिक रूप से हमेशा कागज के एक टुकड़े पर 2 आयामों में की जाती थी, इसे विभिन्न लोगों द्वारा हल किया गया और घुमावदार स्थान में ज्यामिति का नेतृत्व किया गया, जिसके कारण आइंस्टीन सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के साथ आए। तो यह हमारी इन गहरी धारणाओं पर सवाल उठा रहा है, जहां हम सोचते हैं कि ऐसा कोई संभावित तरीका नहीं है जिससे हम गलत हो सकते हैं, जो सच्ची प्रगति की ओर ले जाता है, जो विज्ञान और हर जगह वास्तविक मौलिक परिवर्तन की ओर ले जाता है।
आपने कहा कि डेमोक्रिटस के समय में हम परमाणुओं से नाभिक तक और वहां से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और फिर क्वार्क तक पहुंचे। ये फेनमैन की व्याख्या करने के लिए सभी तरह के कण हैं। हम हमेशा के लिए चलते रह सकते हैं, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं है, है ना? कुछ बिंदु पर आप प्लैंक लंबाई में दौड़ते हैं। वहां प्लैंक समय है, वहां प्लैंक लंबाई है, वहां भी प्लैंक द्रव्यमान है, जो वास्तव में काफी बड़ा द्रव्यमान है। इन चीजों का कोई भौतिक महत्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्लैंक समय सबसे कम संभव समय है, और ऐसा नहीं है कि प्लैंक की लंबाई सबसे कम संभव लंबाई है। इसका कारण यह है कि ये प्लैंक चीजें क्वांटम सिद्धांत का हिस्सा हैं, लेकिन क्वांटम सिद्धांत द्वारा लंबाई का वर्णन नहीं किया गया है। इसका वर्णन सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत द्वारा किया गया है, और उस सिद्धांत में अंतरिक्ष असीम रूप से विभाज्य है। कोई न्यूनतम संभव लंबाई या समय नहीं है। यह असतत और निरंतर के बीच एक प्राचीन तनाव को उजागर करता है, क्योंकि क्वांटम सिद्धांत यह सुझाव देता है कि चीजें असतत हैं। उदाहरण के लिए, सोने का सबसे छोटा संभावित कण सोने का परमाणु है। बिजली का सबसे छोटा संभव कण है इलेक्ट्रॉन। प्रकाश का सबसे छोटा संभव कण है फोटोन। क्वांटम सिद्धांत में हमारे पास विसंगति का यह विचार है कि एक सबसे छोटी संभव चीज है जिससे बाकी सब कुछ निर्मित होता है, लेकिन सामान्य सापेक्षता में विचार विपरीत है। यह कहता है कि चीजें लगातार भिन्न हो सकती हैं, और यदि गणित के लिए आवश्यक है कि चीजें लगातार परिवर्तनशील रहें ताकि उन्हें विभेदित किया जा सके वगैरह, तो विचार यह है कि आप स्थान को विभाजित करना जारी रख सकते हैं और आप समय को विभाजित करना जारी रख सकते हैं। इसलिए भौतिक विज्ञानी समझते हैं कि भौतिकी में हमारी सबसे बुनियादी व्याख्याओं के सबसे गहरे स्तर पर यह विरोधाभास है, और यही एक कारण है कि क्वांटम सिद्धांत और सामान्य सापेक्षता को एकीकृत करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वास्तविकता की मौलिक प्रकृति क्या है। क्या ऐसा है कि चीजें असीमित रूप से विभाज्य हो सकती हैं, या क्या ऐसा है कि हमें कहीं न कहीं रुकना होगा? क्योंकि यदि यह असीम रूप से विभाज्य है, तो क्वांटम सिद्धांत को सामान्य सापेक्षता के अधीन होना पड़ सकता है, लेकिन हम अभी नहीं जानते हैं। ज़ेनो के विरोधाभास के लिए मेरा समाधान यही है कि इससे पहले कि आप कहीं पूरी तरह पहुंच सकें, आपको वहां आधा रास्ता तय करना होगा, और इससे पहले कि आप वहां आधे रास्ते तक पहुंच सकें, आपको वहां का एक चौथाई रास्ता तय करना होगा, और इसलिए आप वहां कभी नहीं पहुंचेंगे। इससे पार पाने का एक तरीका यह है कि अनंत चीजों की एक श्रृंखला का भी एक सीमित योग हो सकता है। बस अनंत श्रृंखला चलाएं और उसका योग करें, और हमें बहुत पहले ही पता चल जाता है कि यह अभिसरण करता है। लेकिन मेरे मन में एक और विचार यह था कि आपको न्यूनतम दूरी, एक प्लैंक लंबाई तय करनी होगी, और इसलिए आप वहां पहुंचेंगे। यह चरणों की एक सीमित श्रृंखला है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम नहीं जानते। इसलिए यदि भौतिकी के नियम कहते हैं कि हम एक निश्चित समय अवधि में 1 मीटर की दूरी तय कर सकते हैं, तो हम बिल्कुल यही करेंगे। और भौतिकी के नियमों के बारे में हमारी वर्तमान समझ बिल्कुल यही कहती है। तो ज़ेनो का विरोधाभास केवल यह कहने से हल हो जाता है कि हम इतने समय में इस स्थान को कवर कर सकते हैं। ये इस पर चुप है कि अंतरिक्ष असीम रूप से विभाज्य है या नहीं। जब कोई आपसे पूछता है क्या अंतरिक्ष अनंत रूप से विभाज्य है, तब मैं कहूंगा हाँ यह है। और वे पलट कर कह सकते हैं तुम्हें कैसे पता? और मैं कहूंगा सामान्य सापेक्षता। मुझे कैसे पता चलेगा कि यह सच है? क्यों? मैं नहीं जानता कि यह सच है। हालांकि यह सबसे अच्छी व्याख्या है जो वर्तमान में हमारे पास है। अंतरिक्ष समय, और फिर वे इस बारे में चर्चा में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अगर यह असीम रूप से विभाज्य है, तो आपको ज़ेनो के विरोधाभास के साथ फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। और मैं कहूंगा नहीं, आप एक साधारण प्रयोग से इसका खंडन करें। इसलिए हम नहीं जानते कि यह कैसे संभव है कि हम इन सभी अनंत बिंदुओं के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं, यदि वास्तव में अनंत बिंदु हैं। ज़ेनो का विरोधाभास शुद्ध गणित के क्षेत्र के बारे में है, लेकिन हम शुद्ध गणित की दुनिया में नहीं रहते हैं। हम भौतिकी की दुनिया में रहते हैं। और यदि भौतिकी कहती है कि हम एक सीमित समय में अनंत बिंदुओं को पार कर सकते हैं, तो हम यही करेंगे, चाहे गणित कुछ भी कहे। प्रत्येक गणितीय सिद्धांत मस्तिष्क या कंप्यूटर के भौतिक सबस्ट्रेट के अंदर रखा जाता है। आप हमेशा भौतिकी के नियमों से बंधे रहते हैं, और इन शुद्ध अमूर्त डोमेन का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं हो सकता है।
हम संभवतः सिद्ध नहीं कर सकते। ये गोडेल का प्रमेय है और यह ट्यूरिंग के प्रमाण से भी पता चलता है कि क्या गणना योग्य है और क्या नहीं। ये चीजें जो गणना योग्य नहीं है, उनकी संख्या गणना योग्य चीजों से काफी अधिक है। और जो गणना योग्य है वह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस भौतिक ब्रह्मांड में कौन से कंप्यूटर बना सकते हैं। जो कंप्यूटर हम बना सकते हैं, उन्हें हमारे भौतिकी के नियमों का पालन करना होगा। यदि भौतिकी के नियम भिन्न भिन्न होते तो गणित भी भिन्न भिन्न प्रकार के सिद्ध कर पाता। और यह गणितज्ञ की गलतफहमी का एक और हिस्सा है। उन्हें लगता है कि वे भौतिकी के नियमों से बाहर निकल सकते हैं, हालांकि उनका मस्तिष्क सिर्फ एक भौतिक कंप्यूटर है। उनके मस्तिष्क को भौतिकी के नियमों का पालन करना चाहिए। यदि वे भौतिकी के विभिन्न नियमों के साथ ब्रह्मांड में मौजूद होते तो वे विभिन्न प्रमेयों को सिद्ध कर सकते थे। लेकिन हम जिस ब्रह्मांड में हैं, उसमें हम मौजूद हैं और इसलिए हम कई चीजों से बंधे हैं जिनमें से सबसे कम प्रकाश की सीमित गति है। तो वहां अमूर्त अंतरिक्ष में कुछ चीजें हो सकती हैं जिनके बारे में हम अधिक पूर्ण समझ में आ सकेंगे यदि हम यहां भौतिकी के नियमों के प्रतिबंधों से बाहर निकल सकें। खुशी की बात है कि इनमें से कोई भी प्रमेय जिसे हम इस समय साबित नहीं कर सकते, स्वाभाविक रूप से दिलचस्प नहीं है। कुछ चीजें स्वाभाविक रूप से उबाऊ हो सकती हैं, अर्थात ये सभी प्रमेय जिन्हें हम संभवतः सत्य या गलत साबित नहीं कर सकते। उन प्रमेयों का हमारे भौतिक ब्रह्मांड पर कोई असर नहीं हो सकता। इनका हमारे भौतिक ब्रह्मांड से कोई लेना देना नहीं है। और यही कारण है कि हम कहते हैं कि वे स्वाभाविक रूप से अरुचिकर हैं। और इसमें बहुत सी स्वाभाविक रूप से अरुचिकर चीजें हैं। क्या संभावना वास्तव में भौतिक ब्रह्मांड में मौजूद है या यह हमारी अज्ञानता का कार्य है? अगर मैं पासा पलट रहा हूं, मुझे नहीं पता कि यह किस रास्ते पर उतरेगा, तो इसलिए मैंने एक संभावना रखी है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड में एक वास्तविक संभाव्य अज्ञात चीज है? क्या ब्रह्मांड कहीं सिक्का उछाल रहा है या यह सदैव नीतिवादी है? संभाव्यता वास्तव में व्यक्तिपरक है। अनिश्चितता और यादृच्छिकता व्यक्तिपरक हैं। यदि आप नहीं जानते कि परिणाम क्या होने वाला है, तो आप पासा घुमाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ब्रह्मांड में गहराई से अनिश्चितता है। क्वांटम सिद्धांत के बारे में हम जो जानते हैं वह यह है कि सभी भौतिक रूप से संभव चीजें घटित होती हैं। ये मल्टीवर्स की अवधारणा की ओर ले जाता है और क्वांटम सिद्धांत को समझने की कोशिश करने के सभी असफल तरीकों का खंडन करने के बजाय हम केवल क्वांटम सिद्धांत के समीकरणों को गंभीरता से लेने जा रहे हैं। प्रयोगों को देखते हुए हम क्वांटम सिद्धांत के बारे में सोचने के लिए मजबूर हैं। वह यह है कि हर एक संभावित चीज जो घटित हो सकती है वह घटित होती है। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड में कोई अंतर्निहित अनिश्चितता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हो सकता है वह वास्तव में होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें होंगी और नहीं होंगी, सब कुछ होता है। अब आप एक ब्रह्मांड में रहते हैं और उस ब्रह्मांड में जब आप पासा घुमाते हैं तो ये 2 आता है। लेकिन हम जानते हैं कि भौतिक वास्तविकता में कहीं और ये 1, कहीं 3, 4, 5 और 6 आता है। यदि मैं 2 पासे घुमा रहा हूं, तो जिस ब्रह्मांड में उनका योग 2 आता है वह ब्रह्मांड की संख्या से कम है जिसमें हम 7 पासे घुमाते हैं, क्योंकि वह 3 या 4 या 5 और 1, 2 इत्यादि हो सकता है। इसलिए ब्रह्मांडों की संख्या अभी भी संभाव्यता के रूप में हमारी गणना के अनुरूप है। हाँ, ये उस ओर ले जाता है जिसे डॉयच क्वांटम सिद्धांत के भीतर संभाव्यता को समझने का निर्णय सैद्धांतिक तरीका कहता है। निर्णय सैद्धांतिक का अर्थ है कि आप ब्रह्मांडों के बीच इस आनुपातिकता, चीजों को विभाजित करने के इस तरीके को मानते हैं। इसलिए यदि आप 2 अलग अलग पासे घुमा रहे हैं तो ब्रह्मांड खुद को मापों में अनुपातित करते हैं। और माप क्या है? क्या यह अनंत के बारे में बात करने का एक तरीका है? YouTube पर एक वीडियो है जिसमें डॉयचे ने प्रसिद्ध क्वांटम डबल स्लिट प्रयोग की व्याख्या की है, जो कण तरंग द्वैत के बारे में है। प्रकाश एक कण है या तरंग? आप इसे एक स्लिट से गुजारते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि वहां पर्यवेक्षक और हस्तक्षेप है या नहीं। ये एक तरंग पैटर्न में समाप्त होता है, ये व्यक्तिगत फोटोन के रूप में समाप्त होता है। और यह प्रसिद्ध प्रयोग है जिसने लंबे समय तक लोगों को आश्चर्यचकित किया है और उन्हें अपने विश्व दृष्टिकोण को संशोधित करने के लिए प्रेरित किया है, जिसने आइंस्टीन को यह कहने दिया कि भगवान ब्रह्मांड के साथ पासा नहीं खेलते हैं। सही। आइंस्टीन उस समय एक यथार्थवादी थे जब क्वांटम सिद्धांत के संस्थापक क्वांटम सिद्धांत में इन प्रयोगों के साथ वास्तव में क्या हो रहा था, इसकी एक अच्छी व्याख्या विकसित करने की कोशिश कर रहे थे।
आइंस्टीन ने उन सभी को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वे यथार्थवादी नहीं थे और उनका ऐसा करना सही था क्योंकि उनमें से किसी का भी कोई मतलब नहीं था। आज तक अन्य किसी भी विकल्प का कोई मतलब नहीं है। अब आइंस्टीन को मल्टीवर्स के बारे में पता नहीं था। हमें तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक 1950 के दशक में ह्यू एवरेट क्वांटम सिद्धांत को समझने का एक सरल यथार्थवादी तरीका इजाद करने में सक्षम नहीं हो गए। लेकिन अगर मैं डबल स्लिट प्रयोग के इस विचार पर वापस जाता हूं, तो अक्सर यह दावा किया जाता है कि कणों में द्वैत होता है। कभी कभी वे कण होते हैं और कभी कभी वे लहरें होते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ प्रयोगों के बाद इलेक्ट्रॉन एक कण की तरह व्यवहार करेगा और अन्य प्रयोगों में यह तरंग की तरह व्यवहार करता है। जो लोग इसे सुनते हैं वे सोचते हैं, ठीक है, ये इस प्रकार बताता है कि क्या हो रहा है। उदाहरण के लिए, फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव में आप इलेक्ट्रॉनों पर प्रकाश चमकाते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि आप एक फोटोन, प्रकाश के एक कण को एक इलेक्ट्रॉन पर फायर कर रहे हैं और आप इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकाल सकते हैं। इसे सकारात्मक प्रमाण माना जाता है कि फोटोन के रूप में प्रकाश और इलेक्ट्रॉनों के रूप में बिजली दोनों कण हैं, क्योंकि वे एक दूसरे से उछल रहे हैं और कण यही करते हैं। लहरें ऐसा नहीं करती। आप समुद्र तट पर पानी की लहरों को देखें, आप देखेंगे कि वे एक दूसरे से होकर गुजरती हैं। वे एक दूसरे से नहीं टकराते। तरंगे कणों से टकराएंगी, लेकिन वे एक दूसरे से नहीं टकराएंगी। यंग के ट्विन स्लिट प्रयोग से पहले हम वास्तव में प्रकाश के बारे में न्यूटन के विचारों पर निर्भर थे। और न्यूटन का विचार था कि प्रकाश कणिका है, जैसा कि उन्होंने कहा, जिसका अर्थ है कणों से बना। और फिर यंग आया और उसने कागज के एक टुकड़े में काटे गए दो चीरों के माध्यम से एक रोशनी चमकाई। और जब आप उस प्रकाश को कागज की दूसरी शीट पर प्रक्षेपित करते हैं, तो आप पाते हैं कि वह केवल प्रकाश की दो किरणें नहीं हैं। आप पाते हैं कि जिसे हस्तक्षेप पैटर्न कहा जाता है, जहां प्रकाश ने उसी तरह से हस्तक्षेप किया है जैसे कि जब तरंगें छोटे छिद्रों, प्राकृतिक भूवैज्ञानिक अंतरालों से गुजरती हैं, तो वे एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करेंगी। वे कुछ स्थानों पर शिखर और कुछ स्थानों पर गर्त उत्पन्न करते हैं। वे एक दूसरे को रद्द कर सकते हैं। कुछ आरंभिक भौतिकविदों के लिए ये इस बात का प्रमाण माना जाता था कि प्रकाश वास्तव में एक तरंग है। और अब हम क्वांटम सिद्धांत पर आते हैं और हम पाते हैं कि जिन चीजों के बारे में हमने सोचा था कि वे निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन जैसे कण थे, जब हम उनके साथ एक ही प्रयोग करते हैं तो वे एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारे पास कण हैं जो तरंगों की तरह काम करते हैं और तरंगे कणों की तरह काम करती हैं। इसका समाधान बकवास को स्वीकार नहीं करना है। तो स्नातक स्तर पर क्वांटम सिद्धांत व्याख्यानों में अक्सर यही समझाया जाता है कि आपको यह स्वीकार करना होगा कि फोटोन जैसी कोई चीज एक कण के रूप में पैदा होती है, ये एक लहर के रूप में रहती है और फिर यह एक कण के रूप में फिर से मर जाती है, जो बकवास है। और इसके बकवास होने का कारण यह है कि फोटोन को नहीं पता कि वह जीवित है और वह मृत है। यह नहीं जानता कि यह किस प्रयोग में भाग ले रहा है। इसलिए हमें इस बात की गहरी समझ बनानी होगी कि इस डबल स्लिट प्रयोग में क्या चल रहा है, इसकी व्याख्या कैसे की जाए। क्योंकि यदि हम उस डबल स्लिट उपकरण पर एक फोटोन या एक इलेक्ट्रॉन फायर करते हैं और हम उनमें से किसी भी स्लिट पर एक डिटेक्टर लगाते हैं, तो हम एक कण का पता लगाएंगे। तो हम पता लगा सकते हैं कि हमने एक कण छोड़ा है, हम पता लगा सकते हैं कि एक कण उन स्लिट्स से गुजर रहा है और हम प्रक्षेपण स्क्रीन पर भी एक कण का पता लगा सकते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके प्रयोगशाला में यह प्रयोग करते हैं, तो आप उन बिंदुओं को देख सकते हैं जहां इलेक्ट्रॉन स्क्रीन से टकराते हैं, लेकिन आपको वह सरल पैटर्न नहीं मिलता जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। यदि आप किसी दीवार पर तोप के गोले दाग रहे हैं, जहां दीवार में दो छेद हैं जिसके माध्यम से तोप के गोले जा सकते हैं, तो आप उम्मीद करेंगे कि सभी तोप के गोले उन दो छेदों से गुजरेंगे और दीवार के पीछे दो स्थानों में से एक में गिरेंगे। लेकिन क्वांटम स्तर पर कणों के साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ तो चल रहा है। और एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि जब हम एक फोटोन को फायर करते हैं, तो वह फोटोन होता है जिसे हम अपने ब्रह्मांड में देख सकते हैं, लेकिन अन्य ब्रह्मांडों में भी फोटोन होते हैं जो उस उपकरण से गुजरते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं। और ये फोटोन उस फोटोन के साथ बातचीत करने में सक्षम है जिसका हम पता लगाने में सक्षम हैं। यहीं पर हस्तक्षेप की अवधारणा आती है। भौतिकी में हस्तक्षेप एक पुरानी अवधारणा है। ये लहरों में वापस चला जाता है। तरंगें निश्चित रूप से हस्तक्षेप करती हैं, लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कण किस प्रकार एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप कर सकते हैं। वे कण जिनका हम निरीक्षण कर सकते हैं और वे कण जिनका हम इन प्रयोगों के तहत केवल अवलोकन ही मान सकते हैं। और यही कारण है कि हम इन अन्य कणों के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए मजबूर हैं।
और न केवल ये अन्य कण बल्कि अन्य ब्रह्मांड भी जिनमें ये कण मौजूद हैं। अब लोग इस बिंदु पर आपत्ति कर सकते हैं और कह सकते हैं कि विज्ञान में उन चीजों का आह्वान करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई जो देखी नहीं जा सकती, ऐसी चीजें जो देखी नहीं जा सकती। ये निश्चित रूप से वैज्ञानिक पद्धति के प्रति पूर्णतया प्रतिकूल है। और जो कोई भी यह सोच रहा है उससे मैं कहूंगा कि अभी विज्ञान के बारे में आप जो भी रुचिकर बात जानते हैं वह अनदेखे के बारे में है। आइए डायनासोर पर विचार करें। डायनासोर अप्राप्य हैं। तुम कहते हो ओ रुको, मैं संग्रहालय गया हूं, मैंने एक डायनासोर देखा है। नहीं, आपने एक जीवाश्म देखा है, और जीवाश्म एक हड्डी भी नहीं है, यह एक अस्थियुक्त हड्डी है। इसे चट्टान में रूपांतरित कर दिया गया है, इसलिए आज तक किसी ने डायनासोर नहीं देखा। हमने डायनासोर जैसी दिखने वाली चीजें देखी हैं और उन्हें विशाल सरीसृप पक्षी जैसे जीव के रूप में व्याख्या की है कि जब हम उनके कंकालों को इकट्ठा करते हैं तो हम एक कहानी बनाते हैं कि यह कौन सी चीज थी जो दसियों या सैकड़ों लाखों साल पहले पृथ्वी पर रहती थी। उसी प्रकार सूर्य के कोर को आज तक किसी ने नहीं देखा है और सूर्य के कोर को कोई कभी नहीं देख पाएगा, लेकिन हम तारकीय संलयन के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के नाभिक आपस में टकराकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। हम बिग बैंग नहीं देखते हैं। हम महाद्वीपों की गति नहीं देखते हैं। विज्ञान में रुचि की लगभग हर चीज का हम अवलोकन नहीं करते, और यहां तक कि बहुत सी चीजें जो हम कहते हैं कि हमने देखी हैं, हमने वास्तव में उपकरणों को उन चीजों का पता लगाते हुए देखा है। इसलिए हम उपकरणों के माध्यम से प्रभावों को देख रहे हैं और फिर सिद्धांत बना रहे हैं कि वहां अन्य ब्रह्मांड भी हैं जहां फोटोन उन फोटोनों के साथ बातचीत कर रहे हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। ऐसे कई वैज्ञानिक दार्शनिक हैं जिन्होंने मल्टीवर्स की इस अवधारणा के बारे में बात की है, लेकिन मल्टीवर्स क्या है इसकी ये एक बहुत सख्त, बहुत ही गंभीर समझ है। इस मल्टीवर्स में ये सभी ब्रह्मांड भौतिकी के समान नियमों का पालन करते हैं। हम उन ब्रह्मांडों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जहां भौतिकी के अन्य नियम हैं। ये ऐतिहासिक रूप से अधिक आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए जब ऐसा माना जाता था कि ब्रह्मांड में हमारा ग्रह शामिल है और हमारे ग्रह के चारों ओर बाकी सभी चीजें परिक्रमा करती हैं। हमारे चारों ओर परिक्रमा करने वाले अन्य ग्रह, तारे, सूर्य, चंद्रमा इस छोटे से ग्रह पर मौजूद थे। तब यथार्थ के प्रति हमारी दृष्टि का थोड़ा विस्तार हुआ। हमें एहसास हुआ वास्तव में हम ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं थे। सूर्य केंद्र में था और ये अन्य ग्रह वास्तव में बड़े थे। कुछ मामलों में बृहस्पति और शनि के मामले में गैस दिग्गज हमारे ग्रह पृथ्वी से भी बड़े थे। सूर्य हमसे बहुत बड़ा था, इसलिए हमारा ब्रह्मांड बड़ा हो गया। तब हमें एहसास हुआ कि हम सैकड़ों अरब सितारों की विशाल आकाशगंगा में से केवल एक सितारा प्रणाली थे। फिर बाद में हमें एहसास हुआ कि यह आकाशगंगा सैकड़ों अरबों आकाशगंगाओं में से एक है। इसलिए विचारों का इतिहास और विज्ञान का इतिहास भौतिक वास्तविकता कितनी बड़ी है इसके बारे में हमारी दृष्टि को व्यापक बनाने का इतिहास है। ये उस सामान्य प्रवृत्ति में एक और कदम है और हमें इसके जारी रहने की उम्मीद करनी चाहिए। लोगों के लिए यह स्वीकार करना इतना कठिन नहीं होना चाहिए कि चीजों को समझने का यही तरीका है। क्या हम क्वांटम सिद्धांत के बारे में सब कुछ जानते हैं और यह मल्टीवर्स कैसे काम करता है? नहीं, हमने इस बहुविधता को सामान्य सापेक्षता के साथ एकजुट नहीं किया है। हमें एक स्पेस टाइम या एक आप की आवश्यकता है, हमारे पास नहीं है। तो अच्छे स्पष्टीकरणों पर वापस आते हैं। ये स्पष्टीकरण कहां से आते हैं? वर्तमान में प्रेरण को लेकर एक जुनून है। प्रेरण यह विचार है कि आप अतीत से भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं मैंने एक देखा, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, तो इसलिए अगला 6, 7, 8, 9 होना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इसी तरह नया ज्ञान निर्मित होता है। इस प्रकार वैज्ञानिक सिद्धांत बनते हैं
और इस तरह हम ब्रह्मांड के बारे में अच्छी व्याख्या कर सकते हैं। प्रेरण में क्या गलत है और नया ज्ञान कहां से आता है? आपने पहले काले हंस का उल्लेख किया था और मैं उस पर वापस जाना चाहूंगा। काला हंस एक उदाहरण है जिसे विभिन्न लोगों ने इस विचार को स्पष्ट करने के लिए वर्षों से उपयोग किया है। एक ही घटना को बार बार देखने से आपको ये आश्वस्त नहीं होना चाहिए कि यह भविष्य में भी जारी रहेगा। यूरोप में हमारे पास सफेद हंस हैं, इसलिए कोई भी जीवविज्ञानी जो पक्षियों में रुचि रखता है वह सफेद हंस के बाद सफेद हंस का अवलोकन करता है और जाहिर तौर पर उस आधार पर निष्कर्ष निकालता है कि इसलिए सभी हंस सफेद होते हैं। फिर कोई पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करता है और वहां आप देखते हैं कि वहां हंस हैं जो अन्यथा यूरोप के हंसों के समान दिखते हैं, लेकिन वे काले होते हैं। आइए प्रेरण के एक और उदाहरण पर विचार करें। अपने जीवन की शुरुआत से ही तुमने देखा है कि सूरज उग आया है। क्या इसका मतलब यह है कि वैज्ञानिक रूप से आपको यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि सूरज कल उगेगा और उसके बाद हर दिन उगेगा? विज्ञान इस बारे में नहीं है। विज्ञान उन घटनाओं के इतिहास को सूचीबद्ध करने के बारे में नहीं है जो अतीत में घटित हुई हैं और यह मान लिया गया है कि वे भविष्य में फिर से घटित होंगी। विज्ञान एक व्याख्यात्मक ढांचा है। ये एक त्रुटि सुधार तंत्र है। इसका स्वरूप कभी नहीं होता। सूर्य हमेशा अतीत में उगता है, इसलिए वह भविष्य में भी उगेगा। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम कल्पना कर सकते हैं कि कल सूरज नहीं उगेगा। आपको बस अंटार्कटिका की यात्रा करनी है। वहीं साल के कुछ महीनों में तो सूरज उग ही नहीं पाता है। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाते हैं तो आप प्रतिदिन एक बार सूर्य को उगते और एक बार अस्त होते हुए नहीं देख पाएंगे। पृथ्वी के चारों ओर आपकी तीव्र यात्रा के दौरान यह बार बार उठेगा और अस्त होगा। विज्ञान का ऐसा ही एक और उदाहरण है। ताप स्रोत पर पानी का एक बीकर रखें। फिर उस पानी में एक थर्मामीटर डालें और अपने ताप स्रोत को चालू करें। फिर जैसे जैसे समय बीतता जाए पानी का तापमान क्या है रिकॉर्ड करें। आप देखेंगे कि पानी का तापमान बढ़ जाएगा। आप इसे घर पर सॉस पैन के साथ कर सकते हैं। जब तक ऊष्मा स्रोत अपेक्षाकृत स्थिर है, तापमान वृद्धि भी अपेक्षाकृत स्थिर रहेगी। तो एक मिनट के बाद तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कल्पना कीजिए कि हर मिनट तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ रहा है, लेकिन किसी बिंदु पर जब यह उबलने के बिंदु पर पहुंच जाएगा तो रुक जाएगा। एकदम सही। अब यदि आप पूरी तरह से आगमनवादी या बायेसियन तर्ककर्ता हैं और आप उबलते तापमान के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और उस तापमान पर क्या घटनाएं होती हैं, तो आप उन सभी सुंदर रेखाओं को एक पूरी तरह से विकर्ण सीधी रेखा में जोड़ सकते हैं और अनंत में विस्तारित कर सकते हैं। 2 घंटे के बाद आपके बायेसियन तर्क के अनुसार, आपके प्रेरण के अनुसार, हमें यह मान लेना चाहिए कि उस पानी का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन निसंदेह यह पूरी तरह से झूठ है। वास्तव में होता यह है कि एक बार जब यह उबलना शुरू हो जाता है तो यह अपने उबलते तापमान पर ही रहता है। हमें एक पठार मिलता है और तापमान का यह पठार लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तब तक बना रहता है जब तक कि सारा पानी उबल न जाए। अब पहले प्रयोग किए बिना या कुछ व्याख्यात्मक माध्यमों से पहले से ही अनुमान लगाए बिना कि क्या होने वाला है, इसे जानने का कोई संभव तरीका नहीं है। इन सभी डेटा बिंदुओं को रिकॉर्ड करने और भविष्य में विस्तार करने की कोई भी विधि आपको कभी भी सही उत्तर नहीं दे सकती है। सही उत्तर केवल रचनात्मकता से ही आ सकता है। और ध्यान दें कि विज्ञान यह भविष्यवाणी करने के बारे में नहीं है कि प्रवृत्ति कहां से शुरू होती है और प्रवृत्ति कहां तक जाती है। वास्तव में यदि हम यह समझाना चाहते हैं कि पानी के साथ क्या हो रहा है, तो हम कणों का उल्लेख करते हैं और कैसे जैसे जैसे तापमान बढ़ता है कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है, जिसका अर्थ है कि कणों का वेग बढ़ने लगता है। अंततः तरल अवस्था में वे कण शेष तरल से पलायन वेग प्राप्त कर लेते हैं। इस बिंदु पर हम उबल रहे हैं, लेकिन उस पलायन वेग, जिसे तकनीकी शब्द गुप्त ऊष्मा कहते हैं, के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस कारण से हम बिना किसी तापमान वृद्धि के पानी जैसी किसी चीज को गर्म कर सकते हैं। यही तो विज्ञान है। यह पूरी जटिल कहानी कि कण किस प्रकार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ये गुप्त ऊष्मा शब्द का आह्वान, ये प्रवृत्तियों और भविष्यवाणियों के बारे में नहीं है, ये स्पष्टीकरण के बारे में है। केवल एक बार स्पष्टीकरण मिलने पर ही हम वास्तव में भविष्यवाणी कर सकते हैं। इससे भी आगे बढ़ते हुए ये सिर्फ विज्ञान नहीं है। जब हम नवाचार और प्रौद्योगिकी तथा निर्माण को देखते हैं, उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला ने जो कुछ किया वो परीक्षण और त्रुटि से था, जो रचनात्मक अनुमान और चीजों को आजमाना है।
यदि आप देखें कि विकास कैसे भिन्नता और फिर प्राकृतिक चयन के माध्यम से काम करता है, जहां यह बहुत सारे यादृच्छिक उत्परिवर्तन की कोशिश करता है और जो काम नहीं करता उसे फिल्टर कर देता है, तो ये एक सामान्य मॉडल प्रतीत होता है जिसके माध्यम से सभी जटिल प्रणालियां समय के साथ स्वयं में सुधार करती हैं। वे साहसिक अनुमान लगाते हैं और फिर उन चीजों को हटा देते हैं जो काम नहीं करती। सभी ज्ञान सृजन में इसके साथ एक सुंदर समरूपता जैसी चीजें। ये अंततः रचनात्मकता का कार्य है। हम नहीं जानते कि यह कहां से आता है और यह केवल प्रेक्षणों का यांत्रिक बहिर्वेशन नहीं है। इस पर सबसे प्रसिद्ध उदाहरण, हमने काले हंसों का उल्लेख किया, हमने उबलते पानी के बारे में बात की, लेकिन मजेदार और आसान टर्की है। आपके पास एक टर्की हो सकता है जिसे हर दिन बहुत अच्छी तरह से खिलाया जाता है और मोटा किया जाता है, और वह सोचता है कि वह एक परोपकारी घर का है और रहता है जहां किसान आता है और थैंक्सगिविंग आने तक हर दिन उसे खाना खिलाता है, और फिर यह एक बहुत ही कठोर जागृति, या मुझे कहना चाहिए कि अंत के लिए है। ये आपको प्रेरण की सीमा दिखाता है। एकदम सही। सिद्धांतों का अनुमान लगाना होगा, और हमारे सभी महान वैज्ञानिकों ने हमेशा इसी तरह का शोर मचाया है। ये केवल दार्शनिक या कुछ गणितज्ञ ही हैं जो सोचते हैं कि विज्ञान इसी तरह से होता है कि यह अतीत के अवलोकनों से भविष्य में निष्कर्ष निकालने का एक आगमनात्मक प्रवृत्ति खोज तरीका है। आइंस्टीन ने कहा कि जरूरी नहीं कि वह अधिकांश अन्य लोगों की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली हों। बात यह है कि उन्हें विशेष समस्याओं में गहरी दिलचस्पी थी और उनमें जिज्ञासा और कल्पना थी। कल्पना उनके लिए महत्वपूर्ण थी। उसे यह कल्पना करने की जरूरत थी कि संभवतः इन चीजों को क्या समझाया जा सकता है। वह सामान्य सापेक्षता के बारे में जानने के लिए पिछली घटनाओं को नहीं देख रहा था। वह भौतिकी में मौजूद कुछ समस्याओं की व्याख्या करना चाह रहे थे। इंडक्शन इसका हिस्सा नहीं था। अच्छी व्याख्याएं रचनात्मकता पर निर्भर करती हैं। ये अच्छी व्याख्याएं निश्चित रूप से परीक्षण योग्य और मिथ्याकरणीय हैं, लेकिन उनमें बदलाव करना कठिन है और वे जोखिम भरी और संकीर्ण भविष्यवाणियां करते हैं। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा मार्गदर्शक बिंदु है जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे शामिल कर सकते हैं। आपके सर्वोत्तम सिद्धांत रचनात्मक अनुमान होंगे, साधारण निष्कर्ष नहीं। मेरे पास बहुत सारे पहलू हैं जिनमें मैं गोता लगाना चाहता हूं, जैसे फेनमैन पथ इंटीग्रल्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मल्टीवर्स सिद्धांत और फेनमैन पथ इंटीग्रल्स के बीच किसी प्रकार की गहरी समरूपता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वह कई इतिहासों में विश्वास करते थे, लेकिन इस हद तक कि उन्होंने सोचा कि ये वास्तव में भौतिक रूप से वास्तविक चीजें थीं या केवल गणितीय वस्तुएं थीं, इस पर सवाल उठाया जा सकता है। वो इस मामले पर अपेक्षाकृत चुप थे। वह निश्चित रूप से एक यथार्थवादी थे, लेकिन उन्होंने सबसे खराब चुटकी में से एक चुटकी ली। वो एक पूर्ण प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, संभवतः 20वीं सदी के दूसरे महानतम भौतिक विज्ञानी आइंस्टीन के बाद। लेकिन उन्होंने कहा, अगर आपको लगता है कि आप क्वांटम सिद्धांत को समझते हैं, तो आप क्वांटम सिद्धांत को नहीं समझते हैं, जो बकवास है। डेविड ड्यूश, जिसने भी क्वांटम सिद्धांत को समझा, वह क्वांटम सिद्धांत को समझता है। वो उन कुछ अवसरों में से एक था जब फेनमैन अतार्किकता और निराशावाद में पड़ गए। मुझे लगता है कि यह वह तख्ती थी जिसने कहा था कि विज्ञान एक समय में एक अंतिम संस्कार को आगे बढ़ाता है। दुर्भाग्य से सर्वश्रेष्ठ भी पीछे रह जाते हैं। मैं इसे अपने क्षेत्र में देखता हूं, जहां आपके पास वॉरेन बफेट और चार्ली मुगर जैसे हमारे समय के कुछ महानतम निवेशक हैं जो बिल्कुल प्रतिभाशाली हैं, लेकिन वे अपने दिमाग को क्रिप्टोकरेंसी के इर्द गिर्द नहीं लपेट सकते। ये विचार की एक अतिरिक्त संप्रभु धन होने जा रहा है जो इंटरनेट का मूल है और प्रोग्राम करने योग्य है, उनके लिए विदेशी है, क्योंकि उनके लिए पैसा हमेशा कुछ ऐसा होता है जो सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है और सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और वे किसी अन्य तरीके से इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो यह सिर्फ लोगों का स्वभाव है। सोलोमोनोव प्रेरण का सिद्धांत भी है। मैं विवरण में गड़बड़ी करने जा रहा हूं, लेकिन यह कहता है कि यदि आप एक सिद्धांत ढूंढना चाहते हैं जो बताता है कि कुछ क्यों हो रहा है, और अब यहाँ एक सिद्धांत कुछ ऐसा है जो बाइनरी स्ट्रिंग के रूप में एनकोड किया गया है, तो सही सिद्धांत वास्तव में एक संभाव्यता भारित सिद्धांत होगा जो सभी संभावित सिद्धांतों को ध्यान में रखता है, लेकिन उनकी जटिलता के आधार पर उनका वजन करता है।
इसलिए जो सरल हैं उनके सत्य होने की अधिक संभावना है और अधिक जटिल सत्य होने की संभावना कम है। और आप उन सभी को एक साथ जोड़ते हैं और इस तरह आप अपने स्पष्टीकरण के लिए सही संभाव्यता वितरण फंक्शन का पता लगाते हैं। ये बायसियनवाद के समान है ना? दोनों ही मामलों में वे मान रहे हैं कि आप सभी संभावित सिद्धांतों की गणना कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यही रचनात्मकता आ रही है। विज्ञान में एक से अधिक व्यवहार्य सिद्धांत होना बहुत दुर्लभ है। भौतिकी में हमने गुरुत्वाकर्षण के न्यूटोनियन सिद्धांत का उल्लेख किया और सामान्य सापेक्षता थी। ये उन दुर्लभ अवसरों में से एक है जहां आपके पास वास्तव में ये दो प्रतिस्पर्धी सिद्धांत हैं। तीन प्रतिस्पर्धी सिद्धांतों का होना लगभग अज्ञात है। लोगों को भ्रमित करने वाली बात यह है कि प्रेरण और बायसियनवाद उन सीमित स्थानों के लिए वास्तव में अच्छी तरह से काम करते हैं जो पहले से ही ज्ञात हैं। वे नई व्याख्याओं के लिए अच्छे नहीं हैं। बायसियनवाद है, मुझे नई जानकारी मिली, मैंने इसका उपयोग पिछली संभाविता भविष्यवाणियों को तौलने के लिए किया जो मेरे पास थी। अब मैंने नए डेटा के आधार पर अपनी संभावना बदल दी है, इसलिए मेरा मानना है कि कुछ अलग होने वाला है। उदाहरण के लिए, मुझे नहीं पता कि आपको मोटी हॉल शो याद है या नहीं। मोटी हॉल आपको बुलाता है और वहां 3 दरवाजे हैं और उनमें से एक के पीछे खजाना है और फिर उनमें से 2 के पास कुछ भी नहीं है। और आप चुने कि ये कौन सा दरवाजा होगा, दरवाजा नंबर 1, 2 या 3। फिर वह अन्य 2 दरवाजों में से एक को खोलता है और आपको दिखाता है कि इसके पीछे कुछ भी नहीं है। अब क्या आप अपना वोट बदलना चाहते हैं? भोली संभाव्यता की समझ कहती है कि नहीं, मैं अपना वोट नहीं बदलूंगा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि जो उसने मुझे दिखाया उनमें से एक के पास कुछ नहीं है। संभावना नहीं बदलनी चाहिए थी। लेकिन बायसियनवाद कहता है कि आपको नई जानकारी मिली है, आपको अपना अनुमान संशोधित करना चाहिए और आपको दूसरे दरवाजे पर स्विच करना चाहिए। और यह कहने का आसान तरीका यह है कि कल्पना करें कि वहां 100 दरवाजे थे और फिर आपने यादृच्छिक रूप से एक को चुना, फिर वह शेष 99 में से 98 को खोलता है और आपको दिखाता है कि वहां कुछ भी नहीं है। अब क्या आप स्विच करेंगे? और निश्चित रूप से आप स्विच करना चाहेंगे क्योंकि ऐसी क्या संभावना है कि आपने पहली बार में 100 में से एक को चुना। अब आपकी संभावना 100 में से 99 है। और लोग इसे खोजते हैं और कहते हैं, बेशक अब मैं एक स्मार्ट बायसियन हूं, मैं नई जानकारी के आधार पर अपने पूर्ववर्तियों को अपडेट कर सकता हूं। स्मार्ट लोग यही करते हैं और इसलिए मैं बायसियन हूं। लेकिन यह किसी भी तरह से आपको नया ज्ञान या नई व्याख्याएं खोजने में मदद नहीं करता है। ये बायसियनवाद का निर्विवाद उपयोग है जो एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। इसका उपयोग चिकित्सा में यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि इनमें से कौन सी दवाएं दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकती हैं। तो बायसियनिज्म जैसे गणित के पूरे क्षेत्र हैं जिन्हें बिना किसी विवाद के विज्ञान में लागू किया जा सकता है। यहीं पर हम कहते हैं कि बायसियनवाद वह तरीका है जिससे हम नई व्याख्याएं उत्पन्न कर सकते हैं या वह तरीका है जिससे हम एक स्पष्टीकरण को दूसरे के विरुद्ध आंक सकते हैं। वास्तव में जिस तरह से हम नई व्याख्याएं उत्पन्न करते हैं वह रचनात्मकता है, और जिस तरह से हम एक स्पष्टीकरण को दूसरे के खिलाफ आंकते हैं वह या तो प्रयोगात्मक खंडन है या यह समझने की सीधी आलोचना है कि उन स्पष्टीकरणों में से एक सिर्फ एक खराब स्पष्टीकरण है। इंडक्शन यह भी कहता है कि भविष्यवाणी ही विज्ञान के अस्तित्व का मुख्य कारण है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह स्पष्टीकरण है। आप इस बात का स्पष्टीकरण चाहते हैं कि क्या हो रहा है, भले ही आप निश्चित रूप से यह अनुमान नहीं लगा सकते कि आगे क्या होने वाला है। और वास्तव में कुछ हद तक निश्चितता के साथ आगे क्या होने वाला है ये जानना उत्साहवर्धक हो सकता है, और कल क्या होगा इसके बारे में पूर्ण निश्चितता रखने की तुलना में अज्ञात कहीं अधिक मजेदार हो सकता है। यह हमें संबंधित बिंदु पर लाता है कि विज्ञान कभी भी स्थिर नहीं होता है। हमें सदैव स्वतंत्र रहना चाहिए हैं और आपको सद्भावना से की गई हर चीज को गंभीरता से लेना होगा। और इसलिए यह विचार कि विज्ञान खत्म हो गया है या विज्ञान बंद हो गया है बकवास है। और इसका तात्पर्य यह है कि हम सभी उस प्रक्रिया पर सहमत हो सकते हैं जिसके साथ हम रचनात्मकता और अनुमान के बजाय नए सिद्धांतों के साथ आते हैं।
और नए विचारों वाले नए लोगों के आने और ऐसा करने के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। जैसा कि पॉपर ने कहा, हम सभी अपनी अनंत अज्ञानता में समान हैं। इसलिए यदि कोई विशेषज्ञता का दावा करता है तो भी विशेषज्ञता के अपने दावे में वह मान्य हो सकता है। ऐसी अनगिनत चीजें हैं जो वे नहीं जानते हैं, और वे अनंत चीजें जो वे नहीं जानते हैं वे उन चीजों को प्रभावित कर सकती हैं जिन्हें वे जानते हैं। तो जो बच्चा स्कूल से आ रहा है जो किसी भी चीज में विशेषज्ञ नहीं है, वह अभी भी एक ऐसे विचार के साथ आ सकता है जो सबसे बड़े विशेषज्ञ की नींव को चुनौती दे सकता है, क्योंकि विशेषज्ञ बच्चे की तरह पूरी तरह से अनभिज्ञ है। उनमें त्रुटि हो सकती है जो किसी अन्य व्यक्ति को, जिसके पास उस परिष्कृत ज्ञान का अभाव है, इंगित करने में सक्षम होने से नहीं रोकता है। एक त्रुटि है और यहाँ एक बेहतर विचार है। हम तुरंत एजीआई क्यों बनाने जा रहे हैं? इसके बहुत सारे सिद्धांत कंप्यूटेशनल शक्ति के अनुभवहीन एक्सट्रपलेशन पर आधारित हैं। ये लगभग ऐसा है कि हम अधिक से अधिक कंप्यूटेशनल शक्ति को शामिल करेंगे और एआई पहले से ही दृष्टि में अच्छा हो गया है और हमें शतरंज और वीडियो गेम में हरा रहा है, इसलिए ये जल्द ही सोचना शुरू कर देगा। एक और शाखा जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो ये विचार है कि मनुष्य पृथ्वी पर संसाधनों के उपभोक्ता हैं और हम पृथ्वी के सभी संसाधनों को खा रहे हैं, इसलिए पृथ्वी पर अधिक मनुष्यों का होना एक बुरा विचार है। जबकि यदि आप मानते हैं कि ज्ञान रचनात्मकता के माध्यम से आता है, तो कल पैदा होने वाला कोई भी बच्चा अगला आइंस्टीन या अगला फेनमैन हो सकता है और कुछ ऐसा खोज सकता है जो रचनात्मकता के साथ दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा, जिसमें गैर रेखीय आउटपुट और प्रभाव होंगे। लेकिन इस समय हम प्रदूषण या कुछ प्रजातियों के नुकसान के बारे में बहुत चिंतित हैं और ये कुछ लोगों के लिए वैध चिंताएं हैं, लेकिन यह कभी भी दीर्घकालिक दृष्टिकोण की कीमत पर नहीं होना चाहिए कि शायद हम उन सभी समस्याओं को हल कर सकते हैं और इससे भी अधिक यदि केवल हमारे पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके हम तेज गति से प्रगति कर सकते हैं। एक सवाल है कि दुनिया हमेशा आशावादियों की तुलना में अधिक निराशावादियों से भरी क्यों दिखती है, खासकर जब हम अभी भी ज्यादातर प्रबुद्धता युग के मूल्यों और ऐसे जबरदस्त नवाचार के साथ रहते हैं। संभवतः इसके कई कारण हैं, लेकिन आशावादी की तुलना में निराशावादी होना अधिक आसान है। ये अनुमान लगाना कठिन है कि जीवन कैसे बेहतर होगा। ये रैखिक रूप से स्पष्ट करना आसान है कि ये कैसे बदतर होता जा रहा है। आप ये भी तर्क दे सकते हैं कि बर्बादी का खतरा इतना बड़ा है कि आप इससे वापस नहीं आ सकते हैं। हो सकता है कि हम निराशावादी होने के लिए कठोर हों, क्योंकि यदि आप आशावादी होने पर सही हैं तो आपको एक छोटा सा लाभ होगा, लेकिन यदि आप गलत हैं, जब आप आशावादी हैं और आपको बाघ खा जाता है तो ये शून्य हो जाता है। तो शायद हम उस अर्थ में निराशावादी होने के लिए कठोर हो गए हैं। यदि आप किसी प्रकार के अकादमिक हैं तो वहां मौजूद सभी समस्याओं को समझाने में सक्षम होना और ये समस्याएं कितनी खतरनाक हैं और इन समस्याओं को अधिक गहराई से देखने के लिए आपको धन की आवश्यकता क्यों है, ये बौद्धिक रूप से गंभीर स्थिति प्रतीत होती है। जो कोई दावा करता है कि हम इसे हल कर सकते हैं तो ये थोड़ा अजीब लगता है, भले ही यह बिल्कुल सही है। वास्तव में सहयोग और संसाधनों का दोहन वास्तव में वह चीज होगी जो इस ज्ञान अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगी ताकि हम इन सभी समस्याओं को हल कर सकें। यह हमेशा बौद्धिक रूप से अधिक गंभीर लगता है यदि आप तत्व दर्शकों के सामने अपने चेहरे पर झुंझलाहट के साथ खड़े हो सकते हैं और कह सकते हैं, ये सभी तरीके हैं जिनमें हम असफल होने जा रहे हैं और हम बर्बाद होने जा रहे हैं। मैं पृथ्वी को उड़ाने वाले अंतियों के बारे में इन विनाशकारी पॉडकास्टों में से एक को रिकॉर्ड करने का दोषी हूं। वो एक पॉडकास्ट था जिसका मुझे सबसे अधिक अफसोस हुआ। हमारे बीच बहुत अच्छी बातचीत हुई, लेकिन मैं मूल रूप से उससे निकलने वाले किसी भी निष्कर्ष से सहमत नहीं हूं जो कहता है कि दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए हमें धीमी गति से चलना चाहिए। प्रगति के माध्यम से ही एकमात्र रास्ता है। और बाद में मैंने इसे उतना प्रचारित नहीं किया जितना मैंने अपने अन्य पॉडकास्ट को प्रचारित किया। और डॉयच पढ़ने पर मुझे एहसास हुआ कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि निराशावादी होना आसान है। इसमें फंसना आसान जाल है, लेकिन इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य रचनात्मक नहीं है। ये उन सभी तरीकों को स्वीकार नहीं करता है जिनसे हमने पिछले जाल से बाहर निकलने का रास्ता खोजा है। और मूल रूप से उद्यमी स्वाभाविक रूप से आशावादी होते हैं क्योंकि उन्हें आशावादी होने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। जैसा कि आप कह रहे थे, बुद्धिजीवियों को निराशावादी होने का पुरस्कार मिलता है, इसलिए यहाँ हमेशा बहुत अधिक प्रोत्साहन पूर्वाग्रह होता है। एक शिक्षाविद के रूप में आपको निराशावादी होने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। एक उद्यमी के रूप में आपको आशावादी होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। यदि आप निराशावादी हैं
तो आपको अपनी प्रतिक्रिया अन्य लोगों से मिलती है। ये एक सामाजिक कार्य है। आप अन्य लोगों को अपने निराशावाद के बारे में आश्वस्त कर रहे हैं, और अब तक उनकी अधिकांश निराशावादी भविष्यवाणियां झूठी साबित हुई हैं। यदि आप किसी भी समय सीमा को देखें जिस पर दुनिया समाप्त होने वाली थी या पर्यावरणीय आपदाएं होने वाली थी, तो वे काफी गलत हैं। लेकिन यदि आप आशावादी उद्यमियों को देखें तो उन्हें प्रकृति और मुक्त बाजारों से मिले फीडबैक के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है, जो मेरा मानना है कि बहुत अधिक यथार्थवादी फीडबैक तंत्र हैं। सामान्य तौर पर जिन व्यवसायों में आपको उस पेशे के अन्य सदस्यों से प्रतिक्रिया मिलती है, वे भ्रष्ट हो जाते हैं। जब आप किसी पत्रकार को अन्य पत्रकारों को प्रभावित करने के लिए लेख लिखते हुए देखते हैं, या किसी रेस्तरां मालिक को ऐसा रेस्तरां चलाते हुए देखते हैं जो अन्य खाने पीने के शौकीनों और अन्य रेस्तरां मालिकों को प्रभावित करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो वे व्यावहारिक और उच्च गुणवत्ता वाले नहीं होते हैं। उन्हें कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशंसा और पुरस्कार प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन वे वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं कर रहे हैं, जहां कोई व्यक्ति या तो मातृ प्रकृति से प्रतिक्रिया प्राप्त कर रहा है, जैसे वैज्ञानिक या प्रयोगवादी, या मुक्त बाजारों से जहां अन्य लोग अपने पैसे और अपने समय के साथ मतदान कर रहे हैं। वे बहुत बेहतर भविष्यवक्ता होने जा रहे हैं। जो लोग वास्तविक दुनिया में काम कर रहे हैं और इसके लिए भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, वे आशावादी होते हैं। जो लोग आइवरी टावर्स में काम कर रहे हैं, उन्हें निराशावादी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एक उद्यमी बनने के लिए आपको इस तथ्य के बारे में आशावादी होना होगा कि आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसमें अन्य लोगों को मूल्य मिलेगा, और जिन लोगों का दर्शन निराशावादी है, उनका मनोविज्ञान भी निराशावादी होता है। यदि आप लगातार उन सभी तरीकों के बारे में सोच रहे हैं जिनसे दुनिया बर्बाद हो रही है, तो इसका समाज के बाकी लोगों और आपके परिवार पर, आपके दोस्तों पर, हर चीज पर आपके दृष्टिकोण पर दिन प्रतिदिन प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप सोचते हैं कि यह दुनिया निंदित है। तो आप अपने कंधों पर उस भार को महसूस करेंगे, और यह उस तरह से आएगा जिससे आप खुद को बाकी दुनिया के सामने पेश करेंगे। हम अभी इसे सोशल मीडिया पर बहुत कुछ देख रहे हैं। उद्यमी आम तौर पर इतने व्यस्त होते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारा समय नहीं बिता पाते हैं, लेकिन आपको ऐसे वैज्ञानिक, शिक्षाविद, पत्रकार मिलते हैं जो जीवन से निराश हैं, क्योंकि उनका वास्तविकता के बारे में निराशावादी दृष्टिकोण है, और इसका दुनिया के उनके व्यक्तिपरक अनुभव पर प्रभाव पड़ता है। उन लोगों के विपरीत जो सृजन कर रहे हैं, कुछ नया अस्तित्व में लाने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्य से निराशावाद स्वतः पूर्ण है। सारी बुराइयां ज्ञान की कमी के कारण होती हैं। तर्कसंगत आशावाद ही इसका रास्ता है। डेटा इसका समर्थन करता है, इतिहास इसका समर्थन करता है, और हम अपने जीवन और बाकी सभी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए रचनात्मकता के माध्यम से हमेशा अच्छी व्याख्याएं दे सकते हैं। इसलिए आशावादी बने रहें।